शिक्षण में हम अनुशीलन प्रश्नोत्तर कौशल का प्रयोग कब करेंगे, अर्थात हमको कब प्रश्न पूछना चाहिए, कैसे प्रश्न पूछना चाहिए, कहाँ पे प्रश्न पूछना चाहिए, इन सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और हम लोग थोड़ा इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे कि प्रश्न जो है इसका क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे प्रश्न हमको पूछना चाहिए। देखिए, मेरा अपना मानना है कि क्लासरूम में बहुत सारी एक्टिविटी शिक्षक करता है, आप भी जानते हैं करता ही है, मानना क्या है। लेकिन यदि कक्ष शिक्षण के दौरान यदि शिक्षक के पास ब्लैक बोर्ड भी ना हो, चौक भी ना हो, डस्टर भी ना हो, इवन पॉइंटर भी ना हो, फिर भी यदि उसके अंदर क्वेश्चनिंग स्किल है, यदि वो प्रश्न पूछने उसको पता है कि कैसे प्रश्न पूछना चाहिए, तो अपनी क्लास को अच्छे तरीके से वो संचालित कर सकता है। हम ये नहीं कह रहे कि बाकी सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, यही एक होना चाहिए, लेकिन बाकी अन्य जितने आप कौशल की बात करते हैं वो सारे जाहिर सी बात है कि सभी महत्वपूर्ण कौशल हैं, लेकिन प्रश्नोत्तर कौशल उसमें से अपना एक अलग महत्व रखता है। थोड़ी सी अगर हम आपसे हिस्ट्री की बात करें कि ये क्यों जरूरी है स्किल्स के लिए, तो जैसे अभी रमन ने बताया कि हमको एक शिक्षक बनना है, तो शिक्षक बनने के लिए हमको एक कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं माइक्रो टीचिंग या सूक्ष्म शिक्षण, उसके दौरान हमको गुजरना होता है। एक्चुअल में ये जो टर्म है माइक्रो टीचिंग, वो ड्वाइट एलन ने 1963 में दिया था, और उन्होंने डिफाइन किया कि माइक्रो टीचिंग क्या है, कि माइक्रो टीचिंग इज ए स्केल डाउन टीचिंग एनकाउंटर इन क्लास साइज एंड टाइम। स्केल डाउन मतलब जो वास्तविक कक्षा होती है, हो सकता है आपकी कक्षा में 50 विद्यार्थी हों, 100 विद्यार्थी हों, तो उस कक्षा की साइज छोटी कर दी गई हो और उस कक्षा का समय यदि छोटा कर दिया गया हो, तो उसको ड्वाइट एलन ने कहा है कि वो माइक्रो टीचिंग है, सूक्ष्म शिक्षण है। आई होप आप लोग इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे। ओवरव्यू केवल बात करेंगे हम आपसे। बहुत सारी स्किल्स हैं, आप बीके पासी सर को देखिए, जंगीरा सर को देखिए, या सिंह सर को देखिए, बहुत लोगों ने कई प्रकार की टीचिंग स्किल्स के बारे में बात करी है। कोई 33 33 35 35 37 टीचिंग स्किल्स की भी बात करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ महत्वपूर्ण शिक्षण कौशल जो आपकी कक्षा के लिए जरूरी है, या जो अभी आप शिक्षण कार्य करने जाएंगे उसमें कुछ ऐसे जिसको कहते हैं कोर टीचिंग स्किल, जिसको कह लीजिए कि एकदम महत्वपूर्ण जो टीचिंग स्किल्स हैं, उसमें से कुछ के नाम हमने यहाँ पर लिखे हैं, जिसमें एक है प्रश्नोत्तर कौशल, पहला है आपका पाठ प्रस्तावना कौशल। आई होप कि आप लोगों को इसके बारे में पता चल गया होगा कि पाठ प्रस्तावना को कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं, आप शीर्षक को, अपने पाठ को कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे अपनी कक्षा में, उसके लिए प्रस्तावना कौशल है। दूसरा राइटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव स्किल है, कि आप जब कक्षा में जा रहे हैं तो उस कक्षा में शिक्षण के आपके क्या क्या उद्देश्य होंगे, और इसके लिए आप जानते हैं कि आप सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्यों में अपने उद्देश्यों को कैटेगराइज करके लिखते हैं कि आज की कक्षा में हम इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करेंगे। नेक्स्ट है ब्लैक बोर्ड स्किल, बहुत महत्वपूर्ण स्किल है। कक्ष में आप शिक्षण के दौरान जो भी विषय वस्तु विद्यार्थियों के समक्ष रखते हैं, वो सारे विषय वस्तु का एक समरी 40 मिनट में आपने जो कुछ भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में किया है उसकी एक समरी ब्लैक बोर्ड पे आप डेवलप करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टूडेंट। उनकी सहभागिता से आप ब्लैक बोर्ड की समरी तैयार करते हैं, तो वो समरी के लिए आपको ब्लैक बोर्ड स्किल आनी चाहिए। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन कम इलस्ट्रेशन स्किल, आप कठिन तथ्यों को, शिक्षण बिंदुओं को कैसे व्याख्या करेंगे, कैसे दृष्टांत देंगे, इसके लिए आपको एक स्किल बताई गई जो एक्सप्लेनेशन कम इलस्ट्रेशन स्किल है, कि आप अपने कठिन विषयों को कैसे सिंप्लीफाई वे में व्याख्या करके विद्यार्थियों को समझाएंगे। नेक्स्ट है प्रोबिंग क्वेश्चनिंग स्किल, जिसको आप अनुशीलन प्रश्नोत्तर कौशल कहते हैं, जिस पे आज हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है स्टिमुलस वेरिएशन स्किल, उद्दीपन व भिन्नता कौशल कहते हैं, कि कक्ष में विद्यार्थी के समक्ष शिक्षक एक मशीन की भांति न हो, वो अपने हाव भाव में, गेस्चर में, बॉडी लैंग्वेज में कैसे वेरिएशन ले आएगा, इसके लिए एक स्किल है। नेक्स्ट है रिइंफोर्समेंट स्किल, जिसको आप पुनर्बलन कौशल कहते हैं। और लास्ट में है लेसन क्लोजर स्किल,
जिसको आप पाठ समापन कौशल कहते हैं। तो कुछ ऐसे महत्वपूर्ण जो शिक्षण के कौशल हैं, वो उन शिक्षण कौशलों को आपके अंदर विकसित करना है ताकि आप कक्षा कक्ष में प्रभावशाली शिक्षण कर सके। इन जितने भी आप चाहे माइक्रो टीचिंग की बात कर रहे हो, चाहे सिमुलेटेड टीचिंग की बात कर रहे हो, चाहे प्रैक्टिस टीचिंग की बात कर रहे हो, या फिर आप एक्चुअल टीचिंग जो क्लासरूम में शिक्षक जो कार्य करता है, यदि इन सारे शिक्षण की बात करी जाए तो शिक्षण के कई फेजेज हो सकते हैं। जो महत्वपूर्ण फेजेज हैं टीचिंग के, उसको आप 3 फेजेज में डिवाइड कर सकते हैं। एक है प्री एक्टिव फेज, जिसको आप पूर्व क्रियात्मक अवस्था कहते हैं। दूसरा है इंटरएक्टिव फेज, अंतः क्रियात्मक अवस्था, और तीसरा है पोस्ट एक्टिव फेज, जिसे आप अंतर या अंतः क्रियात्मक अवस्था कहते हैं। प्री का मतलब आपको पता है, पहले का, अर्थात कक्षा कक्ष में जाने के पूर्व आपको जो कुछ भी करना हो, कक्षा कक्ष के जाने के पहले जो भी एक्टिविटीज आप करते हैं वो सारी कुछ प्री एक्टिव के अंतर्गत आती है। क्लासरूम में प्रेजेंटेशन के दौरान जो कुछ भी आप कक्षा कक्ष में एंटर करने के बाद करते हैं वो सारा कुछ इंटरेक्टिव फेज के अंतर्गत आता है। और जब आप मूल्यांकन की फेज में होते हैं कि आज जो कुछ हुआ आपने कक्षा में डिलीवर किया है वो कहाँ तक सीखा जा चुका है, कहाँ तक अपने उद्देश्यों में आप सफल हो पाए हैं, इस चीज के लिए पोस्ट एक्टिव फेज या अंतर क्रियात्मक अवस्था की आप बात करते हैं। तो माइक्रो टीचिंग की फेज है, जिसको आप सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया कहते हैं। ये 3 फेजेज में भी हमने आपसे बात करी, प्री एक्टिव फेज, पोस्ट इंटरेक्टिव फेज और पोस्ट एक्टिव फेज। प्री एक्टिव फेज को हम नॉलेज एक्विजिशन फेज भी कहते हैं। जो प्री एक्टिव फेज है इसको आप नॉलेज एक्विजिशन फेज कहते हैं कि यहां पर आप ज्ञान प्राप्त करते हैं। किस चीज का ज्ञान? स्किल्स का ज्ञान। आपको ये देखना है कि जो भी स्किल्स आपके अंदर विकसित करनी है उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, इसके बारे में जानना, ये हमारा नॉलेज एक्विजिशन फेज कहलाता है। अर्थात जो भी कार्य आप कर रहे हैं शिक्षण के दौरान प्री एक्टिव फेज में, जब हम माइक्रो टीचिंग की बात कर रहे होंगे तो वहां पर प्री एक्टिव फेज के दौरान हम नॉलेज एक्विजिशन की फेज करते हैं। अभी तक जो भी शिक्षक आपको किसी भी टीचिंग स्किल पे, चाहे वो इंट्रोडक्शन का स्किल हो, चाहे वो आपका इलस्ट्रेशन में या एक्सप्लेनेशन का स्किल हो, या ऑब्जेक्टिव राइटिंग का स्किल हो, अभी तक जो कुछ भी आप कर रहे हैं ये सारा कुछ आपका नॉलेज एक्विजिशन फेज है। ये सब कुछ आपका ज्ञान प्राप्ति की अवस्था है। जैसे अभी हमने आपसे पूछा कि क्या बता देने से ही आप एक अच्छे प्रभावशाली शिक्षक हो जाएंगे? केवल बता भर देना, जब हम स्किल की बात करते हैं, कौशल की बात करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको कोई ना कोई कार्य करके दिखाना होता है। आपको कुछ अपने कौशलात्मक प्रदर्शन करने होते हैं जिससे आप ये बता सकें कि आपके अंदर ये कौशल है। तो अभी जो कुछ भी आपकी इस ऑनलाइन फेज में चल रहे हैं, चाहे वो इंट्रोडक्शन का हो, चाहे ऑब्जेक्टिव राइटिंग का हो, चाहे एक्सप्लेनेशन इलस्ट्रेशन का हो, या मेरे आज के प्रोबिंग क्वेश्चनिंग स्किल की बात क्यों ना हो, अभी हम केवल प्रत्येक स्किल की नॉलेज एक्विजिशन फेज में ही हैं। अभी हम केवल बस ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं कि यह होता क्या है, प्रोबिंग क्वेश्चनिंग स्किल होती क्या है, इंट्रोडक्शन स्किल होता क्या है, या ऑब्जेक्टिव राइटिंग स्किल होता क्या है। इन सब के बारे में भी आपको ज्ञान प्राप्त कराया जा रहा है, जो कि प्री एक्टिव फेज के अंतर्गत माइक्रो टीचिंग का प्री एक्टिव फेज है, जिसको आप पूर्व क्रिया अवस्था कह रहे हैं। अभी आप शिक्षण कार्य कर नहीं रहे हैं, अभी आपको ज्ञान प्राप्त कराया जा रहा है। उस पर्टिकुलर विशेष कौशल से संबंधित आपको ज्ञान बताया जा रहा है कि क्या क्या चीजें इसमें होती हैं, क्या क्या आपको करना है। दूसरा स्टेज आता है इंटरेक्टिव फेज का, जिसको आप कहते हैं स्किल एक्विजिशन फेज। दिस इज द नॉलेज एक्विजिशन फेज। किसी भी पर्टिकुलर स्किल पे आपको ज्ञान प्राप्त कराना, कौन सी स्किल है, कैसे होगा, कौन कौन से उसके घटक हैं, किन किन बिंदुओं पर आपके मूल्यांकन होते हैं, दीज आर रिलेटेड विद द प्री एक्टिव फेज और नॉलेज एक्विजिशन फेज। लेकिन जब आप इंटरेक्टिव फेज में होंगे, जब आपकी कक्षा की साइज छोटी कर दी जाएगी, 4-4, 8-8 लोगों को साथ बिठा करके
आप शिक्षण कार्य करेंगे, जो स्किल आपको बताई गई उस पर आप लेसन प्लान बनाएंगे। उन लेसन प्लान के अकॉर्डिंगली जब आप टीचिंग करेंगे, उस दौरान आप नॉलेज एक्विजिशन की फेज में होंगे, आप कौशल प्राप्ति की अवस्था में होंगे। अपनी ही क्लास के विद्यार्थियों को, अपनी ही कक्ष के विद्यार्थियों को बिठा करके, कोई उसमें टीचर होगा, कोई स्टूडेंट होगा, कोई आपका मेंटर होगा, हो सकता है आपका कोई टीचर भी आपके साथ बैठा हो। तो ये उस समय वो इंटरेक्टिव फेज में आप होंगे, स्किल एक्विजिशन फेज में होंगे। और एक बार जब आप उस स्किल में महारत हो, आपको मास्टरी हो गई, आप उसको अच्छे से जान लिए, उस स्किल को आप पहचान लिए, सारे कंपोनेंट्स आपके अंदर आ गए, फिर आप पोस्ट एक्टिव फेज में होंगे, जिसको आप ट्रांसफर फेज कहते हैं, या स्थानांतरण अवस्था में होंगे। फिर आपको विद्यालय में शिक्षण कार्य करने के लिए भेजा जाएगा। तो ये 3 ऐसी अवस्थाएं हैं जिन अवस्थाओं से होकर के आप इन टीचिंग स्किल्स के बारे में सीख रहे हैं। तो अभी हम लोग केवल नॉलेज एक्विजिशन के फेज में हैं। ये दोनों जो इस फेजेस की हम बात कर रहे हैं आपसे, स्किल एक्विजिशन और ट्रांसफर फेज, ये सारे फेज अभी आने वाले समय में आपके साथ घटित होंगे। जितने भी स्किल्स हैं उन सारे स्किल्स पे हम प्री एक्टिव, इंटरेक्टिव और पोस्ट एक्टिव की बात करते हैं, अर्थात नॉलेज एक्विजिशन, स्किल एक्विजिशन और ट्रांसफर फेज की बात करते हैं। इसके आधार पे माइक्रो टीचिंग की कुछ साइकिल बताई गई है। एक साइकिल है, एक चक्र चलता है, तब तक आपको ये चक्र चलाना है, अर्थात आपसे तब तक ये शिक्षण कार्य कराए जाएंगे जब तक कि आप उस शिक्षण में निपुण नहीं हो जाते। जब आप उस शिक्षण में निपुण हो जाएंगे, फिर उसके बाद आपको उससे संबंधित विशेष बातें बताई जाएंगी। अभी प्रेजेंटेशन के बाद आपकी सारी क्वेश्चन लेंगे अल्पा। एक बार प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो जाए, फिर आप सभी लोगों को समय देंगे, उसमें हम लोग बातचीत करेंगे। ठीक है, अभी प्रेजेंटेशन देख लेते हैं जो भी। सर क्वेश्चन नहीं सर, आपकी आवाज गूंज रही है, बिल्कुल मतलब क्लियर नहीं आ रही है। सभी को ऐसा हो रहा है क्या? नो सर। यस सर। नो सर। अपना चेक कीजिए अल्पा, कनेक्टिविटी चेक कीजिए। तो जो माइक्रो टीचिंग की हम आपसे बात कर रहे थे, हेलो सर आपकी आवाज ब्रेक होकर आ रही है। हाँ, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू हो सकता है, लेकिन गूंज नहीं रही होगी जहां तक हमें समझ आ रहा है। अपनी कनेक्टिविटी आप लोग अस्थायी कर लीजिए, हमारे नेटवर्क तो है, थोड़ा अपने आप ही चेक कर लीजिए आप लोग। ठीक है, तो जो हमने आपसे बात करी कि जो भी टीचिंग की स्किल होगी, वो प्रत्येक स्किल पे आपको प्रैक्टिस करनी है, और वो स्किल इन चरणों से होकर के गुजरेगी। देखिए, सबसे पहले जो माइक्रो टीचिंग साइकिल का कॉन्सेप्ट आया वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से आया था। वो एक सिस्टम डेवलप किए जिसको आप कहते हैं स्टैनफोर्ड सिस्टम, जिसमें टीचिंग 5 मिनट का, अर्थात आप एक सूक्ष्म पाठ योजना बनाएंगे और उस सूक्ष्म पाठ योजना को 5 मिनट में अपने कक्षा के विद्यार्थियों के साथ आप प्रेजेंट करेंगे। इसके बाद दूसरा फेज होगा क्रिटिसिज्म का फेज, और उस क्रिटिसिज्म के फेज में आपको 10 मिनट का समय दिया जाएगा। उस 10 मिनट में आप अपना जो भी आपने किया हुआ है वो सारा कुछ आप वहां पर 10 मिनट में प्रेजेंट करेंगे, अर्थात आपका क्रिटिसिज्म होगा। आपके साथ बैठे हुए विद्यार्थी या आपके जो मेंटर होंगे वो, या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो भी आपका ऑब्जर्वेशन कर रहा होगा, वो 10 मिनट में आपका समालोचनात्मक बताएगा कि आपने कहां पर क्या किया, क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, ये सारी चीजें। ये स्टैनफोर्ड सिस्टम की बात कर रहे हैं हम। तीसरी फेज होगी, आप ऐसी तो है नहीं कि पहली बार में आप सारा कुछ अच्छा बता लेंगे, सब कुछ बढ़िया पढ़ा लेंगे। तो यहाँ पर आपकी क्रिटिसिज्म में कुछ निगेटिव बातें आपको बताई जाएंगी। उन निगेटिव बातों को आपको पुनः अपनी रीप्लानिंग में हटाना है। जो भी आपको क्रिटिसिज्म आएगा, उन क्रिटिसिज्म को हटा करके आपको अपने पाठ्य योजना को पुनः प्लान करना है, रीप्लान करना है, पुनः योजना बनानी है। इसके लिए आपको 15 मिनट दिए जाएंगे, और फिर 15 मिनट के बाद आप पुनः उसी पाठ्य योजना को जो आपने रीप्लानिंग करी है फिर टीचिंग करेंगे, और वो 5 मिनट का आपका रीटीचिंग का फेज होगा, और फिर आपकी फिर से आप समालोचना होगी। फिर आपको 10 मिनट में आपको बताया जाएगा। यदि आप सारे कंपोनेंट्स को इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं तो आगे टीचिंग करने की जरूरत नहीं है।
यदि फिर भी कोई कंपोनेंट बचा रह जाता है तो आपकी यह चक्र तब तक चलता रहेगा जब तक आपकी उस स्किल पे मास्टरी नहीं हो जाती। तो ये तो सिस्टम है 45 मिनट का, स्टैनफोर्ड सिस्टम जिसे आप कहते हैं। लेकिन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इसी सिस्टम को थोड़ा सा कन्वर्ट करके अडॉप्ट किया गया है, जिसको आप इंडियन सिस्टम ऑफ माइक्रो टीचिंग साइकिल कहते हैं। बीएचयू में भी इसको फॉलो किया जाता है और हम लोग भी इसी को फॉलो करेंगे। इसमें जो पहला स्टेज होगा, आप एक पाठ योजना बनाएंगे, सूक्ष्म पाठ योजना, जिसका कंटेंट मुश्किल से 5 से 6 मिनट का होगा और हर टीचिंग स्किल पे एक अलग अलग प्रकार के पाठ योजना बनेगी। ये आपकी है जिसमें आप टीचिंग करेंगे, जिसको आप कहते हैं टीचिंग। इसके लिए इंडियन कॉन्टेस्ट में 6 मिनट का समय दिया गया है। 6 मिनट में आपको अपनी पूरी टीचिंग को कंप्लीट कर लेनी है। फिर आपका क्रिटिसिज्म होगा, 6 मिनट आपके क्रिटिसिज्म के दिए जाएंगे। उसमें जो कुछ भी गलतियां बताई गई, जो कुछ भी सुधार बताए गए, उसके लिए आप रीप्लानिंग करेंगे 12 मिनट में। रीप्लानिंग के बाद फिर आप रीटीच करेंगे 6 मिनट में, आपको फिर से उसी पाठ्य योजना को रीप्लान करके टीच करना है। और लास्ट में फिर आपका रिक्रिटिसिज्म होगा, पुनः आपका समालोचना होगा, पुनः आपका संशोधन बताया जाएगा कि ये करिए। फिर आप अगर 100% सुधार कर लेते हैं कंपोनेंट्स की, तो फिर आप टीचिंग में नहीं जाएंगे। यदि नहीं कर पाते तो ये पूरा चक्र बार बार चलता रहेगा और तब तक चलता रहेगा जब तक आप अपने सारे कंपोनेंट्स को अपने टीचिंग के दौरान इन्वॉल्व नहीं कर लेते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट माइक्रो टीचिंग साइकिल। आई होप आप लोग इसके बारे में जानते होंगे, ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन इसके बारे में आपको विस्तार से किसी न किसी शिक्षक ने अवश्य बताया होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की, जिसपे हमको मेनली फोकस करना है कि इसके बारे में आप लोगों को किसी ने बताया था माइक्रो टीचिंग साइकिल के बारे में, जानते हैं आप लोग? नहीं सर। यस सर। बॉक्स में लिखिए। हाँ, तो उसमें ज्यादा विस्तार से बात करने की जरूरत नहीं है ना। हम डायरेक्ट अपने बात पे आते हैं कि क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज क्वेश्चन। देखिए, प्रश्न पूछने से जनरली क्या है कि शिक्षक और विद्यार्थी, जैसे आप लोगों से बार बार पूछा जाएगा, आप कुछ आंसर नहीं करते हैं, या शिक्षक ऐसे ही प्रश्न पूछते उसके आंसर भी नहीं ले रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन का संबंध केवल और केवल आपके प्रेजेंटेशन के समझ से ही नहीं है। आप यदि ये कहते हैं कि हमको समझ आ गया, तो इसी के लिए प्रश्न पूछता है, तो ऐसी बात कक्ष के लिए नहीं है। इससे भी आगे जाकर के आप कह सकते हैं कि आस्किंग अ गुड क्वेश्चन कैन बी वैल्यूएबल इन एंड ऑफ इटसेल्फ इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द आंसर। यदि हमने कोई प्रश्न पूछा तो आप क्या उत्तर दे रहे हैं, इससे कोई हमारा बहुत विशेष लेना देना नहीं है। या यूं कहें कि शिक्षक जब किसी कक्ष में प्रश्न पूछता है, तो प्रश्न पूछना या इसलिए प्रश्न पूछना कि उसका उत्तर क्या आ रहा है, ये कोई बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता। उत्तर सही भी हो सकता है, उत्तर गलत भी हो सकता है, उत्तर पार्शली करेक्ट भी हो सकता है, उत्तर इनकम्प्लीट भी हो सकता है। अभी उस पर हम चर्चा करेंगे कितने प्रकार की सिचुएशंस बनती हैं। लेकिन प्रश्न पूछना केवल इस चीज के लिए नहीं है कि, तो वो एक वैल्यू है, अपने आप में एक मूल्य है। यदि प्रश्न पूछे जा रहे हैं और आप उसका यदि आंसर दे रहे हैं, तो यह अपने आप में एक मूल्य की तरीके है, एक वैल्यू प्रदान करता है टीचर और स्टूडेंट दोनों के लिए। और उन अर्थों में आप कहते हैं कि इट कम्युनिकेट्स योर रेस्पेक्ट फॉर द अदर पर्सन। यदि हमने कोई प्रश्न पूछा, आप ही सिंपल सी बात सोचिए कि यदि मान लीजिए आपसे कोई प्रश्न पूछ रहा हो और आप गुमसुम से चुपचाप बैठे हुए हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई उत्तर नहीं, इसका मतलब कि आप उस व्यक्ति को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। आपके जहन में उस व्यक्ति की, यदि शिक्षक कक्ष में यदि प्रश्न पूछता है, भले ही उसका गलत उत्तर आ रहा हो, भले ही उसका सही उत्तर न हो, भले ही उसका आंशिक उत्तर सही हो, लेकिन वह आपको वैल्यू दे रहा है, आपको रेस्पेक्ट कर रहा है। आपने प्रश्न पूछा तो उसका रिस्पॉन्स आया। और आप जानते हैं जहां कहीं भी स्टिमुलस होता है वहां पे रिस्पॉन्स जरूरी होता है।
और यदि स्टिमुलस आपका अगर इफेक्टिव नहीं है तो रिस्पॉन्स नहीं आएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि स्टिमुलस बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है लेकिन जानबूझ के भी सब्जेक्ट जो होता है वो रिस्पॉन्स नहीं करता है। तो ये एक हम सामान्य कक्ष के प्रश्नों से ऊपर उठ करके, जिसको कि लावा पीस इंस्टीट्यूट के मैसेज में आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चन पूछना अपने आप में एक मूल्य है। और इसीलिए देखिए कहा जाता है कि प्रश्न उठाना सीखिए। आप एक विद्यार्थी हैं, पूरी शिक्षा व्यवस्था, पूरा विश्वविद्यालय केवल आपके लिए है। यदि विद्यार्थी नहीं है तो विश्वविद्यालय नहीं है, शिक्षक नहीं है, गैर शैक्षणिक कर्मचारी नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है। यदि आप नहीं तो विश्वविद्यालय का कोई अस्तित्व नहीं है। और इसलिए आपको प्रश्न करने सीखना चाहिए। और उसके तमाम आप बात करते हैं, आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो आप जो भी इनजस्टिस, कोई भी ऐसी चीज यदि आपको क्रिएट हो रही है तो उसके लिए आप प्रश्न उठाना जरूर आपको उठाना चाहिए। यदि आपको समझ नहीं आ रहा है तब भी आपको प्रश्न पूछना चाहिए। हाँ बताइए अल्पा। सर एक बार आप क्लास कट करके फिर ज्वाइन करिए ना, क्योंकि यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। सर आपकी बाकी सभी आवाज लोगों को बिल्कुल ऐसा दिक्कत हो लग रही रहा है है क्या? जैसे किसी, सर ऐसा, ये सर कट तो हो ही रही है। सर आपकी आवाज ऐसी आ रही है जैसे किसी कंपनी वाले से बात कर रहे हो। तो आप एक बार कट करके फिर ज्वाइन कीजिए ना सर, प्लीज एक बार। बाकी और लोगों को दिक्कत हो रही है क्या? नो सर। नो सर। ना सही करिए अल्पा, अपनी कनेक्टिविटी सही करिए। सर सही है। तो बेटा सबको दिक्कत होती ना। तो ये बात हो गई आपकी कि जो भी आप प्रश्न पूछ, यदि शिक्षक कक्ष में प्रश्न पूछ रहा है इसका मतलब कि आप उसको ऑनर कर रहे हैं, उसको रेस्पेक्ट दे रहे हैं। नेक्स्ट बात, अगर डेफिनेशन की बात करी जाए क्वेश्चनिंग, प्रोबिंग क्वेश्चनिंग स्किल की, तो एक बहुत फेमस एजुकेशनिस्ट हैं जिनका नाम है एलसी सिंह। इन्होंने कहा कि प्रोबिंग क्वेश्चंस रिक्वायर्स द टीचर्स टू आस्क क्वेश्चंस that require pupils to go beyond superficial first answer questions। जब आप प्रश्न पूछते हैं, जनरली देखिए क्लासरूम में शिक्षक का प्रश्न पूछता है, शिक्षक प्रश्न पूछने की कोशिश, क्योंकि शिक्षक तो बहुत सारे क्वेश्चंस को जानता रहता है भाई, यदि कोई प्रश्न पूछता है इसका मतलब कि उसका आंसर उसको पता है, लेकिन वो क्वेरी करता है अपने लर्नर से, अपने स्टूडेंट से, कि वो उस सब्जेक्ट्स के संबंध में जो भी आज उसने प्रेजेंटेशन किया है, जो भी कक्षा में जो कुछ भी उसने प्रेजेंट किया, जो कुछ भी डील किया, वो विद्यार्थी को कितना समझ आया है, या उस सुपरफिशियल नॉलेज से संबंधित और उसके इतर जाकर के विद्यार्थी कितना उसके संबंध में जानता है। बहुत सारी सिचुएशंस बनती हैं जिन सिचुएशंस में आप कक्षा के स्तर को जानने के लिए भी आप प्रश्नों को पूछते हैं। तो इन्हीं अर्थों में एलसी सिंह सर ने कहा कि प्रोबिंग क्वेश्चंस रिक्वायर्स द टीचर्स टू आस्क क्वेश्चंस दैट रिक्वायर पीपल्स टू गो बियॉन्ड सुपरफिशियल फर्स्ट आंसर क्वेश्चंस। केवल हाँ ना वाले क्वेश्चन, केवल तथ्यात्मक वाले प्रश्नों के माध्यम से तो आप उनकी तथ्यों को जांच सकते हैं, उनकी सूचनाओं को पता कर सकते हैं, लेकिन उसके बारे में उसकी समझ कितनी है, कितना गहराई से उन चीजों को वो समझता है या उसके बारे में नॉलेज रखता है, ये चीज आपको प्रोबिंग क्वेश्चनिंग के माध्यम से पता चलेगा। कैसे होगा ये हम लोग इसके कंपोनेंट्स के बारे में चर्चा करेंगे, तब करेंगे। तो दूसरी डेफिनेशन दी है एम.के. जंगीरा और ए सिंह ने कि द स्किल ऑफ प्रोबिंग क्वेश्चन इज गोइंग डीप इनटू पीपल्स रिस्पॉन्सेज थ्रू स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चनिंग विद व्यू ऑफ एलिसाइटिंग द क्राइटेरियन रिस्पॉन्स। जैसे मान लीजिए हम आपसे क्वेश्चन पूछें, या आप अगर छोटी कक्षाओं में अगर विद्यार्थी से अगर प्रश्न पूछते हैं कि हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन है, सिंपल सा क्वेश्चन, एक प्रश्न आपने पूछा कि हमारे देश का या हमारे राष्ट्र का प्रधानमंत्री कौन है, सब लोग कहेंगे मोदी। लेकिन क्या मोदी सही आंसर है? भाई हमारे समझ में तो ठीक है कि हाँ आंसर सही है, मोदी ठीक है, लेकिन नरेंद्र मोदी, यहां पर जब आप बात करेंगे तो ये जो बात कर रहे हैं कि भाई फेमस नाम है, मोदी के नाम से सब लोग जानते हैं, सब लोग मोदी मोदी कह देंगे। और या मान लीजिए अगर किसी ने कहा कि हमारे देश के राष्ट्रपति कौन है, तो कोई कहेगा कोविंद जी, ठीक है। अब इसमें क्या कोविंद सही आंसर है? तो
यहां पर प्रोबिंग क्वेश्चनिंग स्किल क्या करता है कि आपको स्टेप बाय स्टेप आप क्रमशः उसको सही उत्तर की तरफ ले जाते हैं। जैसे आपने पूछा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री का क्या नाम है, हमने कहा मोदी। तो फिर आप पूछेंगे कि अच्छा उनका पूरा नाम क्या है, तब वो कहेंगे अच्छा मोदी, नीरव मोदी। आपने पूछा कि मोदी, अच्छा नीरव मोदी, तो कहेंगे नहीं। तो कहेगा फिर, तब आप पूछेंगे फिर, तो फिर कहेंगे नरेंद्र मोदी। तो फिर आप पूछेंगे कि नरेंद्र मोदी का पूरा नाम क्या है, तब वो कहेंगे नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तो ये जो स्टेप बाय स्टेप आपने फॉलो किया, पहले आपने प्रश्न पूछा क्या है, तो आपको पार्शियली करेक्ट आंसर मिला। फिर आपने पूछा कि नीरव मोदी, ये भी आपका प्रश्न ही था, मोदी मतलब नीरव मोदी, तो फिर कहेंगे कि नहीं, नरेंद्र मोदी। फिर आपने पूछा कि क्या नरेंद्र मोदी जी का पूरा नाम क्या है, तब आप कहेंगे नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तो ये प्रोबिंग क्वेश्चनिंग स्किल है। शिक्षक अपने से किसी प्रश्न का तब तक उत्तर नहीं बताता जब तक पूरी कक्षा उस उत्तर के लिए निरुत्तरित न हो। शिक्षक का बहुत बड़ा योगदान यह है कि वह स्टेप बाय स्टेप विद्यार्थी को सही उत्तर की तरफ ले जाने की कोशिश करता है, और वहीं पे आपको प्रोबिंग क्वेश्चनिंग स्किल हेल्प करती है। आप अपने से कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं बताते, आप विद्यार्थी को खुद इतना मोटिवेट करते हैं, विद्यार्थी को खुद इतना झकझोरते हैं कि वो धीरे धीरे करते हुए सही आंसर की तरफ प्रॉम्प्ट करे। सही आंसर को उसी के मुख से निकलवाना है, ये आपका एक स्किल है। आपको प्रत्यक्षतया सीधे तरीके से किसी भी प्रश्न का सीधा सीधा उत्तर नहीं बताना, आपको प्रश्नों के माध्यम से ही उनको सही दिशा में निर्देशित करना है, जो कि प्रोबिंग क्वेश्चनिंग स्किल्स में हम करते हैं। एक और डिफिनीशन है ए सिंह और आर डी शर्मा की। वो कहते हैं कि स्किल ऑफ ऑब्टेनिंग करेक्ट रेस्पॉन्सेज फ्रॉम द स्टूडेंट बाय यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स एज नोन एज स्किल ऑफ प्रोबिंग क्वेश्चनिंग। स्किल ऑफ ऑब्टेनिंग करेक्ट रेस्पॉन्सेज, आपको प्रश्नोत्तर कौशल का प्रयोग करके विद्यार्थियों को सही अनुक्रिया की तरफ प्रेरित करना है, और उसके लिए बहुत सारे आपको हथकंडे अपनाने हैं, जिसमें हम मेनली 5 कंपोनेंट्स आपसे चर्चा करेंगे कि कौन कौन से काम हो सकते हैं जिससे आप उनको सही उत्तर की तरफ या सही अनुक्रिया की तरफ उनको आप ले जा सकते हैं। इसी के लिए आपको प्रोबिंग क्वेश्चनिंग स्किल बताई जा रही है। वो कौन कौन से क्वेश्चन, वो क्या क्या चीजें हो सकती हैं, अर्थात जब आप विद्यार्थी को करेक्ट रेस्पॉन्स की तरफ ले जाना है आपको, और हमने आपसे कहा कि आपको तब तक प्रश्नों के सही उत्तर नहीं बताने जब तक कि कक्षा का प्रत्येक विद्यार्थी सही रेस्पॉन्स करने की तरफ से एकदम से मतलब खत्म न हो जाए। तो इसके लिए करना क्या है, और ऐसा हो नहीं सकता। निश्चित रूप से जब आप कक्ष में शिक्षण कार्य कर रहे होंगे तो निश्चित रूप से वहां पर 30-40 विद्यार्थी होंगे, और पूरी की पूरी कक्षा ही सही रेस्पॉन्स ना करे, ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए आपको क्रमशः एक स्टेप से दूसरे स्टेप पर ऐसे प्रेरित करना है विद्यार्थियों को कि विद्यार्थी सही उत्तर को तरफ, सही रेस्पॉन्स की तरफ खुद से प्रेरित होकर के आपको सही उत्तर बता दे। जब हम टीचिंग में क्वेश्चंस की बात करते हैं तो क्वेश्चन केवल, जैसे बहुत सारे शिक्षकों को देखे होंगे कि वो केवल आते हैं, कंटेंट को डिलीवर करके चले जाते हैं, प्रश्नोत्तर करते ही नहीं। उन्होंने आया, ऐसा आप लोग हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में ऐसे बहुत सारे आप टीचर्स को भी आप लोग देखे होंगे छोटी क्लासेस लेकर अभी तक। लेकिन जब शिक्षण कार्य किया जाता है तो क्वेश्चंस आर एन एड इन द लर्निंग प्रोसेस। यदि आप क्लासरूम में गए और केवल कंटेंट डिलीवर करके चले आए, आपको अपने विद्यार्थियों का स्तर का नहीं पता, जो ऑब्जेक्टिव्स आप बना करके लेके गए थे उसमें कितना सक्षम हो पाए ये नहीं पता, आप विद्यार्थियों का मूल्यांकन नहीं कर पाए, और इवन आपका अपना भी मूल्यांकन नहीं हो पाया कि जो आपने प्लानिंग करी थी, जो आपने योजना बनाई थी, वो योजना कहां तक सफल हो पाई है।
इस बारे में आप जान ही नहीं पाएंगे। आप तो गए और बिना कुछ सोचे समझे जो भी आया वहां पे आपने कहा और कहा करके चले आए। इसको कहते हैं वक्ता, है ना। वक्ता क्या है? जो बकता है, बक 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 करता है, तो वो वक्ता है। लेकिन वक्ता के लिए जरूरी ये है, एक तो होता है कि आप एक ऐसा समय बांध दीजिए कि कोई आपका बात सुनने के लिए एकदम से, वो सुनने के लिए एकदम लालायित हो। लेकिन क्वेश्चन आपको एक सहायता करता है लर्निंग प्रोसेस में, केवल कंटेंट की डिलीवरी की बात नहीं है। यहां पर हम बात क्या कर रहे हैं? लर्निंग प्रोसेस की, अर्थात अधिगम कितना हुआ, ये अधिगम महत्वपूर्ण है। और जब आप शिक्षण कार्य कर रहे हो तो आपके लिए, जब आप चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात करते हैं तो लर्नर ही आपका महत्वपूर्ण है। उसी की अधिगम के लिए आप सारे गतिविधियां कर रहे हैं। मैंने जैसे कहा विश्वविद्यालय है तो इस विश्वविद्यालय का एक एक ईंट, एक एक इकाई आपके लिए है और केंद्र बिंदु में आप हैं। उसी तरह से जब आप शिक्षक बनेंगे तो आपके केंद्र बिंदु में आपका विद्यार्थी होगा और उस विद्यार्थी के लिए आप सारी गतिविधि चला रहे हैं। लर्निंग की जो भी गतिविधि चला रहे हैं उसके लिए चला रहे हैं। तो क्वेश्चंस जो हैं उसको अधिगम हुआ अथवा नहीं, इस अधिगम के लिए आपको जरूरी होगा कि आप क्वेश्चंस को सहायता के रूप में यूज करें। दूसरी बात, जितने भी इंपॉर्टेंट टीचिंग स्किल्स की अगर बात की जाए तो प्रोबिंग क्वेश्चनिंग स्किल जो है वो एक सफल क्लासरूम सेशन के लिए, एक सफल कक्षा कक्ष के लिए जरूरी है। यदि आप क्लासरूम में शिक्षण कार्य कर रहे हो और प्रश्न यदि आप नहीं पूछ रहे हो या प्रश्न आपको पूछने यदि नहीं आ रहा हो तो उस स्थिति में आपकी कक्षा कक्ष को प्रभावशाली नहीं माना जाएगा। अर्थात आपका जो क्लासरूम का सक्सेसफुल तभी होगा जब आप प्रोबिंग क्वेश्चनिंग स्किल्स को प्रयोग करते हैं। और क्यों करते हैं इस पे भी हम आगे आएंगे। एंड प्रोबिंग वन ऑफ द बेस्ट स्किल टू सॉल्व प्रॉब्लम्स विद हेल्प ऑफ टीचर। प्रोबिंग करना, संकेत देना, ये सबसे अच्छा कौशल है जब आप विद्यार्थियों को स्वयं, खुद आप नहीं कुछ बता रहे, आप तो, हमने क्या कहा कि आपको सही उत्तर बताने ही नहीं है, आप विद्यार्थी को ही इतना कैपेबल बना रहे हैं ताकि विद्यार्थी खुद से समस्या का समाधान ढूंढ ले। जब तक वो अपनी कक्षा का समाधान नहीं ढूंढ पाएगा तब तक शिक्षक का कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं है। कुछ लोग क्लास नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं क्या? आपके क्लास के कुछ लोग नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं? सर आपने वो आईडी के लिए बोला है, हो सकता है इस वजह से वो ठीक है, उनको बोल दीजिए किसी और से भी जुड़े, रिक्वेस्ट करने दीजिए उनको। तो दूसरी बात हम आपसे कह रहे थे कि जो टीचिंग स्किल्स हैं उस टीचिंग स्किल्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप क्लासरूम का सेशन, आपका टीचिंग स्किल्स का तभी सफल माना जाएगा जब आप प्रोबिंग क्वेश्चनिंग स्किल का प्रयोग करेंगे। और खासतौर से आपके लिए, जब अभी आप नॉलेज एक्विजिशन फेज में हो, जब आप ट्रांसफर की फेज में होंगे तो उस स्थिति में आपके लिए इस स्किल का प्रयोग करना कक्षा कक्ष के दौरान जरूरी होगा। और जरूरी भी है क्योंकि आप विद्यार्थी को इतना कैपेबल बना रहे हैं कि वो विद्यार्थी स्वयं से अपने समस्या का समाधान ढूंढ रहा है, या जो भी आपने प्रश्न पूछा उसका आंसर वो खुद से ढूंढ करके आपको दे रहा है। एंड डिजाइन टू एनकरेज डीप थॉट अबाउट स्पेसिफिक टॉपिक। और केवल ऐसा नहीं कि आप सुपरफिशियल नॉलेज को ही, केवल तथ्यात्मक सूचनाओं को ही प्रश्नों के माध्यम से पूछ रहे हैं। जब आप प्रोबिंग क्वेश्चनिंग स्किल का यूज करते हैं तो आप विद्यार्थी को इस बात के लिए एनकरेज करते हैं कि वो उस विषय से संबंधित या उस शिक्षण बिंदु से संबंधित गहन विचार प्रस्तुत करे। इसमें ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिन कंपोनेंट्स के माध्यम से विद्यार्थियों को केवल तथ्यात्मक सूचनाएं ही नहीं, आप उनको इसलिए भी इनकरेज करते हैं ताकि वो विद्यार्थी उस विषय से संबंधित या उस टॉपिक से संबंधित गहन विचार अपने अंदर प्रस्तुत करता है, उसके बारे में सोचता विचारता है, फिर आपको वो आंसर करता है। तो प्रोबिंग क्वेश्चनिंग स्किल इसके लिए भी डिजाइन किया गया है कि विद्यार्थियों को डीप थॉट के लिए एनकरेज करे, वो गहन
विचार कर सकें किसी बिंदु पर, इसके लिए भी उनको वो प्रमोट करने के लिए काम करता है। इसके लिए आप क्या यूज करते हैं? ओपन एंडेड क्वेश्चंस। ऐसे प्रश्न जो कि ओपन एंडेड हैं, मुक्त हैं, आप अपने विचार मुक्त तरीके से लिख सकते हैं, कह सकते हैं, बोल सकते हैं, जिसके आंसर हमेशा सब्जेक्टिव होते हैं। यदि आपसे कोई प्रश्न लिखने के लिए दिया जाए, बोलने के लिए दिया जाए, तो सब लोगों के विचार अलग अलग प्रकार के होंगे, और जो जितना गहराई से सोच रखता होगा वह उस विषय पर अपनी उतनी ही सब्जेक्टिव तरीके से अपनी बात रखेगा। तो निश्चित रूप से ओपन एंडेड वाले जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके सब्जेक्टिव प्रकार के होंगे और व्यक्ति से व्यक्ति वो डिफर करेगा। एंड प्रोबिंग क्वेश्चंस इंटेंडेड टू प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग। यहां पर प्रोबिंग क्वेश्चनिंग स्किल या प्रश्नोत्तर कौशल विद्यार्थी को समालोचनात्मक चिंतन विकसित करने में सहायता करता है। अर्थात किसी पक्ष पर जब सोचने की बात कही जाती है तो उस पक्ष के पॉजिटिव पॉइंट्स कौन कौन से हैं और उस बिंदु के नेगेटिव पॉइंट्स कौन कौन से हैं, इन दोनों ही पहलुओं पर विचार करना, इन दोनों ही पहलुओं पर विद्यार्थी की सोच विकसित करना, यह मुख्य उद्देश्य है प्रोबिंग क्वेश्चनिंग स्किल का। एक तो बात हो गई जहां हमने तथ्यात्मक सूचना पूछी कि भारत के राष्ट्रपति कौन है या भारत के प्रधानमंत्री कौन है, दीज आर द फैक्चुअल नॉलेज। लेकिन जब आप ये बात करते हैं कि उनके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग कैसे विकसित की जाए, तो उसके लिए भी आपको प्रोबिंग क्वेश्चनिंग स्किल की हेल्प लेनी पड़ती है। and asked to explore personal thoughts and feelings about particular subject। जब आप डीप थॉट की बात करेंगे, जब आप गहन चिंतन की बात करेंगे, तो निश्चित रूप से किसी भी विषय पर कोई विद्यार्थी कितना उसके व्यक्तिगत विचार कैसे हैं, उससे संबंधित विद्यार्थी का व्यक्तिगत विचार क्या है, वो उस विषय पर अपनी कैसी भावना रखता है, ये चीज वो एक्सप्रेस करता है। जैसे बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जिस पर कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट्स आपको आ सकता है। जैसे बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं, आरक्षण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस को आरक्षण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, हमारे यहाँ लोकतंत्र होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं जहां पर विद्यार्थी अपने व्यक्तिगत विचार व्यक्त करता है, वो अपने व्यक्तिगत भावनाओं को भी व्यक्त करता है, और जो जितना गहन अध्ययन किया होगा, जिसका जितना गहन विचार करने की शक्ति होगी, वो अपनी चीजों को उसी तरह से एक्सप्लोर करके रख सकता है। अब बात उठती है कि प्रोबिंग क्वेश्चनिंग स्किल क्यों होना चाहिए। ये तो मैं आपसे कुछ बातें रखी जो कि कक्षा में शिक्षक करता है या मुख्य उन उद्देश्यों को लेकर के चलता है, लेकिन क्यों होना चाहिए प्रोबिंग क्वेश्चनिंग स्किल। तो बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस होते हैं कि टीचर्स जनरली आर नॉट क्लियर अबाउट द टाइप ऑफ क्वेश्चंस व्हिच दे शुड आस्क एट वेरियस स्टेजेस ऑफ क्लास लेक्चर। बहुत समय में ऐसे आप देखे होंगे, आप प्राथमिक कक्षाओं से लेकर के हायर क्लासेस में भी आपने स्टडी करी, आप जानते होंगे कि बहुत बार ऐसी सिचुएशन बनती है कि शिक्षक खुद ही क्लियर नहीं होता कि उसको किस प्रकार के क्वेश्चंस क्लासरूम में पूछने चाहिए अपने लेक्चर के दौरान। कभी कोई शिक्षक प्रश्न पूछता है, कोई नहीं पूछता, कोई उससे संबंधित प्रश्न पूछता है, तो कौन से क्वेश्चन पूछने चाहिए, किस प्रकार के क्वेश्चन हमको कक्ष में रखने चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हो जाता है। तो टीचर, ऐसा अक्सर होता होगा, आप क्लासरूम में अगर आपने भी अटेंड करी है, मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव को बता रहा हूं कि बहुत सारी सिचुएशंस बनती है कि शिक्षक को ही नहीं पता होता कि किस प्रकार के प्रश्न हमको अपने लेक्चर के दौरान पूछने चाहिए। हाउ टू फ्रेम गुड क्वेश्चंस, आप अच्छे क्वेश्चंस को कैसे बना सकते हैं, कैसे बनाना चाहिए हमें प्रश्नों को, वो अच्छा क्वेश्चन क्या होगा, कैसे उसको फ्रेम करना चाहिए, ये भी नहीं पता होता। व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड व्हाइल इंट्रोड्यूसिंग द कॉन्सेप्ट, जब आप किसी नए विषय पर शिक्षण कार्य करने जा रहे हैं, जब आप उनको कोई नई अवधारणा, कोई नया संप्रत्यय बताने जा रहे हैं, तो उस स्थिति में उस नई अवधारणा को, नए संप्रत्यय को, नई विषय वस्तु को क्लासरूम के समक्ष कैसे रखा जाए, कैसे इंट्रोड्यूस किया जाए, ये भी, इसके लिए क्वेश्चंस कैसे होने चाहिए। व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड व्हाइल एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट, एक बात तो होगी कैसे इंट्रोड्यूस करना है, दूसरी बात ये हो गई कि जब आप प्रेजेंटेशन कर रहे हो
जब आप एक्सप्लेन कर रहे हो, चीजों की व्याख्या कर रहे हो, उनको दृष्टांत दे रहे हो, उन दृष्टांतों के समय, उन व्याख्या के समय आपको कैसे प्रश्न पूछने चाहिए, उस संप्रत्यय से संबंधित या उस अवधारणा से संबंधित, ये भी जनरली शिक्षकों को नहीं पता होता है। And what type of questions should be asked while evaluating the learning outcomes of the students relating to concept? और एक बार जब आपने उनको कॉन्सेप्ट बताया, जब एक बार आपने उनको संप्रत्यय अवधारणा को क्लियर कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया, उनसे दृष्टांत बता दिए, तब फिर बाद में आपको ये भी जानना जरूरी होता है कि विद्यार्थी उन सारे कॉन्सेप्ट्स को, उन सारी अवधारणाओं को कहाँ तक सीख सका है, कहाँ तक जान सका है, किन किन चीजों को वो सीख गया, किन किन चीजों को नहीं सीख पाया, वो उसका आउटकम क्या है। ये भी जानने के लिए आपको क्वेश्चंस कैसे बनाने चाहिए, ये भी आपको क्यों के अंतर्गत है। एंड हाउ टू डील विद द वैरायटी ऑफ रिस्पॉन्सेज फ्रॉम द स्टूडेंट्स। दूसरी बात, जब आपकी कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, तो डिफरेंट टाइप के रेस्पॉन्सेज होंगे, वैरायटी ऑफ रेस्पॉन्सेज होंगी, और जब विभिन्न प्रकार की अनुक्रियाएं होंगी तो उन विभिन्न प्रकार की अनुक्रियाओं में आप कैसे विद्यार्थियों के साथ डील करेंगे। हो सकता है कोई सही आंसर दे रहा हो तो क्या करेंगे, गलत आंसर दे रहा हो तो क्या करेंगे, ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस हो सकती, या आप एक्सप्लेन कर रहे हो, विद्यार्थी को खुद ही समझ में ना आ रहा हो, तब फिर आप क्या करेंगे। तो ऐसी वैरायटी ऑफ रिस्पॉन्सेज आपको समक्ष विद्यार्थियों के प्रस्तुत होंगे। उस स्थिति में आप क्लासरूम में कैसे हैंडल करेंगे, कैसे डील करेंगे, इन सारे विषयों के लिए प्रोबिंग क्वेश्चनिंग स्किल महत्वपूर्ण है। जब आप क्यों की बात करेंगे तो इस सारे क्यों के अंतर्गत ये सारे प्रश्नों के उत्तर यहां पर आपको मिलते हैं। वो चाहे लेक्चर के विभिन्न स्टेजेस में कैसे क्वेश्चन फ्रेम करने हैं, चाहे अच्छे क्वेश्चन कैसे बनाने हैं, या फिर आप कैसे क्लासरूम में अपने कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करेंगे, जब आप व्याख्या कर रहे होंगे, दृष्टांत दे रहे होंगे, तब कैसे प्रश्नों को पूछना है, जब आप विद्यार्थियों का मूल्यांकन कर रहे होंगे कि कितना चीजें उनको समझ आई, कितना सीख पाए, उसका मूल्यांकन कर रहे होंगे, तब आपको कैसे क्वेश्चन पूछने हैं, और जब विभिन्न प्रकार के रेस्पॉन्सेज विद्यार्थियों से प्राप्त हो रहे हैं, तो इन सभी चीजों से डील करने का काम आपको प्रोबिंग क्वेश्चनिंग स्किल ही सिखाएगा। इसी कौशल के माध्यम से ही आप क्लासरूम में सक्सेसफुल टीचिंग कर सकते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन, कितने प्रकार के क्वेश्चंस क्लासरूम में हो सकते हैं, ठीक है, कुछ को हमने यहाँ पर एनालिस्ट किया है, जिसको आप भी जानते होंगे कि इतने प्रकार के क्वेश्चंस जनरली क्लासरूम में होने की संभावनाएं होती हैं। ऐसा नहीं कि इतने ही प्रकार के हैं, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन जिनसे आपका सरोकार है, जिनसे आपका आगे पाला पड़ने वाला है, उसमें से कुछ प्रश्नों के प्रकारों की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। कुछ प्रश्न होते हैं जो कंप्लायंस वाले क्वेश्चंस होते हैं, जिनको आप कंप्लायंस क्वेश्चंस कहते हैं। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो रिटोरिकल होते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिकॉल वाले होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पे रीजनिंग की आवश्यकता होती है, कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जहाँ पे कुछ चीजें क्रिएट करनी होती हैं, कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जहाँ पर आप वैल्यूइंग करते हैं, मूल्य निर्धारण करते हैं उनका, कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो फैक्चुअल होते हैं, और कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो थॉटफुल होते हैं। ये इतने ही नहीं है, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन जब आप शिक्षण कार्य के दौरान, जब आप शिक्षण कार्य कर रहे होंगे तो इतने प्रकार के क्वेश्चंस हो सकता है आपको पूछने पड़े, या भूत में पीछे की क्लासेस में आपको जब शिक्षक से, किसी से शिक्षण कार्य आपका हो रहा होगा, जब आप पढ़ रहे होंगे, तो आपको इतने प्रकार के क्वेश्चन सुनने में या देखने में आया होगा। क्या है ये? तो टीचर डोमिनेटेड क्लास होता है, अर्थात जहां शिक्षक ही डोमिनेट करता है, विद्यार्थी गौण होते हैं, शिक्षक प्राथमिक होता है, और ज्यादातर क्लासेस ऐसी ही होती। लेकिन आपको अपनी क्लासरूम ऐसी नहीं बनानी, आपको ऐसी कक्ष नहीं बनाना जिसमें केवल आपकी ही एक्टिविटी दिखाई दे रही हो। आपको एक डेमोक्रेटिक क्लासरूम सिचुएशन बनानी है, आपको डोमिनेटेड क्लासरूम सिचुएशन नहीं बनानी है। डांटने डपटने वाली या केवल अपना चलाने वाली ही शिक्षक की क्लासरूम नहीं होनी चाहिए। क्यों? कंप्लायंस क्वेश्चंस क्या हैं और रिटोरिकल क्वेश्चंस क्या हैं,
और रिकॉल क्वेश्चंस क्या हैं। यदि हम ये 3 प्रकार की बात करें, कंप्लायंस वाले क्वेश्चंस, रिटोरिकल वाले क्वेश्चंस और रिकॉल वाले क्वेश्चंस, तो ये 3 प्रकार के प्रश्न जनरली टीचर डोमिनेटेड क्लास में होता है, जहां पर शिक्षक डोमिनेट करता है, विद्यार्थियों को डोमिनेट या विद्यार्थियों की बहुत ज्यादा एक्टिविटी नहीं होती है। कंप्लायंस क्वेश्चंस क्या है? स्टूडेंट इज टू कंप्लाई विद द क्वेश्चन ऑफ द कमांडिंग एंड रिक्वेस्टिंग नेचर। जैसा शिक्षक कह रहा है वैसा ही विद्यार्थी करने की कोशिश करता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप इन सारे क्वेश्चंस को नहीं कर सकते हैं, ऐसे बहुत से सिचुएशन होते हैं आपको करने पड़ते हैं, लेकिन इसकी अधिकता ना हो, है ना। जब आप कक्ष में शिक्षण कार्य कर रहे होते हैं तो वहां पर बहुत बार ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर विद्यार्थियों को शिक्षक का जो कमांड है या शिक्षक की जो बातें हैं उसको कंप्लाई करना होता है। जैसे जो लोग लिटरेचर की क्लास लेंगे, इंग्लिश की या हिंदी की, है ना, तो वो विद्यार्थियों से मान लीजिए अगर कोई पोएट पढ़ा रहे होंगे या कोई गद्य या कोई पद्य पढ़ा रहे होंगे वहां पर, तो वो कहेंगे वुड यू प्लीज टर्न टू पेज 30 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। ये आप उनसे एक कंप्लाई करने के लिए कह रहे हैं कि भाई आप फलाना जो पृष्ठ है आपके टेक्स्ट बुक का उसको आप उस पेज पे आइए, ऐसा आप कहते हैं। तो ये आपका कहना ये भी एक क्वेश्चन के फॉर्म में है, लेकिन यहाँ पर विद्यार्थी कंप्लाई करता है। आप कहते हैं और विद्यार्थी उस फला पेज पे फला पृष्ठ पे जाने की कोशिश करता है, वो वाला पोएम या वो वाला पद्य को खोलने की कोशिश करता है। तो ये इस प्रकार के क्वेश्चंस को आप कंप्लाई क्वेश्चंस कहते हैं, कंप्लायंस वाले क्वेश्चन, जिसमें विद्यार्थी कंप्लाई करता है टीचर के कमांड्स का। दूसरा है रिटोरिकल वाले क्वेश्चंस। यहां पर क्या है कि टीचर पुट्स द क्वेश्चन टू द स्टूडेंट बट डज नॉट पॉज फॉर एन आंसर। कभी कभी क्या होता है कि शिक्षक कक्ष में प्रश्न तो पूछ देता है, लेकिन विद्यार्थियों को मौका ही नहीं देता कि उसका आंसर दे, वो खुद ही उसका आंसर कर देता है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आप देखे होंगे क्लासरूम में कि शिक्षक ने प्रश्न पूछा और प्रश्न पूछने के बाद भाई आप प्रश्न पूछ रहे हैं तो अगले को उत्तर देने का मौका भी तो मिलना चाहिए। आप प्रश्न पूछते जा रहे हैं और उत्तर देने का मौका ही नहीं दे रहे हैं, तो फिर आपका भाई डोमिनेटेड हो गया ना। आप ही प्रश्न पूछ रहे हैं, आप ही उत्तर दे रहे हैं, तो ऐसे वाले प्रश्नों से आपको बचना चाहिए। आप प्रश्न तभी पूछिए जब आपको लगे कि हमको विद्यार्थियों से आंसर लेना है। यदि आप ही को आंसर देना है तो फिर प्रश्न पूछने का क्या मतलब। आपने ही पूछा कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है और आपने ये कह दिया नरेंद्र दामोदर दास मोदी। आपने पूछा, ऐसे बहुत सारे आप ही के क्लास में लोग करेंगे। आप प्रश्न पूछेंगे हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन है, हमारे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं, तो फिर आपके प्रश्न का कोई औचित्य नहीं रह जाता। यदि आप प्रश्न पूछते हैं और खुद ही आंसर दे देते हैं, विद्यार्थियों को मौका ही नहीं दे रहे। जब आप प्रश्न पूछ रहे हैं तो इट शुड बी आंसर्ड बाय द स्टूडेंट्स। हमेशा ध्यान रखिए कि जब आप प्रश्न पूछ रहे हो तो प्रश्नों के उत्तर देने का काम विद्यार्थी का है, प्रश्न पूछने का काम शिक्षक का है। आप ही प्रश्न पूछिए और आप ही उत्तर दीजिए, ऐसा बात नहीं हो सकता, ऐसा करना ठीक नहीं है। हमने कहा कि आपको आंसर तब करने हैं जब पूरी कक्षा के सारे लोग निरुत्तरित हो जाएं, अर्थात आप उनको बार बार संकेत कर रहे हैं, फिर भी कोई आंसर नहीं दे रहा है, तब तो आप आंसर करिए। लेकिन ऐसी सिचुएशन बहुत कम बनेगी। जैसे हमने कहा कि हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन है, तो कोई एक हो सकता है विद्यार्थी जो पूरा जानता हो और मोदी नाम बहुत अच्छे से जानता हो, तो वो कह दे मोदी जी हैं। लेकिन फिर जब आपने प्रश्न पूछा कि क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री नीरव मोदी जी हैं, तब फिर उत्तर आएगा नहीं। तब फिर आप पूछेंगे फिर कौन है, तब कोई दूसरा उत्तर देगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। तब फिर आपने अगला प्रश्न पूछा कि अच्छा उनका पूरा नाम क्या है, आप कोई उत्तर नहीं बता रहे, आया ही नहीं, आप उनको संकेत कर रहे हैं कि वो सही उत्तर की तरफ जाएं। तो यहां पर हमेशा ध्यान रखिए कि आपको खुद से आंसर नहीं करना, किसी भी प्रश्न का खुद से आंसर नहीं करना। अभी जो मैं आपको आगे कंपोनेंट्स बताऊंगा, उन्हीं कंपोनेंट्स पे बेस्ड आपको प्रश्नों को
बनाने हैं ताकि विद्यार्थी सही रेस्पॉन्स की तरफ, सही अनुक्रिया की तरफ खुद जाए। तो आपको प्रश्न यदि पूछते हैं तो उत्तर देने वाले के लिए समय भी दीजिए। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो रिकॉल वाले होते हैं, जिसमें आप जानते हैं मेमोरी बेस्ड होते हैं, एंड स्टूडेंट आंसर फ्रॉम देयर मेमोरी। और जब आप लोगों ने ब्लूम की टैक्सोनॉमी पढ़ी होगी तो आप लोग जानते हैं उसमें सबसे लोएस्ट लेवल का जो स्टेप है वो है जिसको उन्होंने नॉलेज कहा, बाद में रिवाइज किया गया रिमेम्बरिंग से, और फिर रिमेम्बर किया गया उसको नाउन के रूप में। तो आप जानते हैं यहाँ पर दो चीजें हैं, रिकॉल और रिकॉग्निशन वाले। जब आप किसी चीज को प्रत्यास्मरण कर लेते हैं या किसी चीज को पहचान लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर मेमोरी, आपकी स्मृति जितनी तगड़ी होगी उतनी आप चीजों को रिकॉल और रिकॉग्नाइज कर लेंगे, उतनी चीजों को आप पहचान लेंगे, उतनी चीजों को आप प्रत्यास्मरित कर लेंगे। तो दीज आर द थ्री मेन कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चंस which are generally asked in dominated classes। किसके द्वारा? टीचर के द्वारा। कंप्लायंस वाले, रिटोरिकल वाले और रिकॉल वाले, जहां पर आप शिक्षक की कमांड को कंप्लाई करते हैं, प्रश्न पूछने के बाद आंसर देने का मौका नहीं देते, और कभी कभी अपने मेमोरी पे बेस्ड या अपनी स्मृति पे आधारित जो आप आंसर देते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चंस को आप डोमिनेटेड क्लास में रखते हैं। इसके अलावा दो तरह के क्वेश्चंस आप समझते हैं, फैक्ट्स और थॉट्स वाले। हेलो, am I audible? जी सर। हाँ, दूसरी बात जो हम आपसे बात कर रहे थे कि टाइप्स के अंतर्गत जब हम फैक्ट्स वर्सेस थॉट की बात करते हैं तो फैक्ट्स वर्सेस थॉट के अंतर्गत क्वेश्चन क्या है? कैन बी आंसर्ड फ्रॉम मेमोरी, जिसको कहते हैं फैक्चुअल प्रश्न, जिनको तथ्यात्मक प्रश्न कहते हैं। तथ्यात्मक प्रश्न ऐसे प्रश्न होते हैं जिनके उत्तर विद्यार्थी जो होता है वो अपनी मेमोरी पे बेस्ड होता है। जैसे चीजों को कितना वो रटा है या पहले से कितना चीजों को जान, उसकी स्मृति में कितनी वो चीजें हैं, इसके आधार पे वो फैक्ट्स वाले क्वेश्चंस के आंसर करता है। तो एक है फैक्ट क्वेश्चंस कैन बी आंसर्ड फ्रॉम मेमोरी बाय रेफरिंग टू ए बुक और नोट। हो सकता है वो इसकी मेमोरी में किसी किताब से आई हो, किसी नोट्स के द्वारा आई हो, कोई बताया हो, इन चीजों को रेफर करता है कि मैंने फला किताब से ये जाना, फला नोट से ये जाना, या फला व्यक्ति ने हमको बताया। इन चीजों को रेफर कर सकता है, उसका अपना खुद का नहीं है, वो उसके मेमोरी पे बेस्ड है, फैक्ट्स हैं, कहीं से कलेक्ट किया गया है। हो सकता है इट में बी फ्रॉम बुक, फ्रॉम द नेट, फ्रॉम नोटबुक, फ्रॉम टीचर, कहीं से भी वो चीज हो सकती है जहां जिसको वो रेफर करता है। एंड बाय जस्ट गेटिंग द इंफॉर्मेशन कॉपिंग, और इसके माध्यम से वो जो भी सूचना देता है, जो भी चीजें बताता है, वो या तो उसको नकल कहीं से किया होता है या सूचनाओं को कहीं से इकट्ठा किया हुआ होता है। तो दीज आर द फैक्चुअल क्वेश्चंस या फैक्ट क्वेश्चंस, जो तथ्यों पर बेस्ड होते हैं। ठीक है, जैसे सबसे लेटेस्ट, अगर ये पूछा जाए कि सबसे लेटेस्ट भारत की एजुकेशन पॉलिसी कब आई, तो आप कहेंगे 2020 में। तो ये फैक्ट है ना, ये आप टीवी के माध्यम से, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, या कहीं डिबेट सेमिनार में पार्टिसिपेट किए हो तो वहां से आप जानते हैं इस चीज को। तो ये फैक्ट्स वाले क्वेश्चन है। दूसरे हैं थॉट वाले क्वेश्चंस, एंड दीज आर दैट क्वेश्चंस दैट वुड इन्वॉल्व हायर मेंटल प्रोसेसेस। यहां पर केवल मेमोरी लेवल की बात है। आप ध्यान कीजिए, ब्लूम की टैक्सोनॉमी में जहां पे आप बात करते हैं, अगर ओरिजिनल की बात करें तो नॉलेज, understanding, application, analysis, synthesis and evaluation. These are the 6 steps of Bloom taxonomy. लेकिन ये मेमोरी का लेवल जो है वो सबसे लोएस्ट लेवल की कॉग्निशन है, सबसे निम्न स्तर का संज्ञान मेमोरी पर है, जिसपे फैक्ट्स आधारित हैं। फैक्ट्स वाले क्वेश्चंस के आंसर आपको सबसे लोएस्ट लेवल की कॉग्निशन पे बेस्ड होता है। लेकिन जो थॉट वाले क्वेश्चंस होते हैं, ये थॉट वाले क्वेश्चंस हायर मेंटल प्रोसेसेस हैं। यहां पर आपको उच्च मानसिक प्रक्रियाओं का प्रयोग करके उनके आंसर्स देने होते हैं। ये केवल कहीं से आप कॉपी नहीं कर सकते, कहीं से सूचना इकट्ठा नहीं कर सकते,
या जनरली आप बहुत सी चीजों को बहुत जगह पर रेफर भी नहीं कर सकते हैं। एंड क्वेश्चंस वुड इन्वॉल्व हायर कॉग्निटिव प्रोसेस। एक तो हो गए मानसिक क्षमता, दूसरी संज्ञानात्मक क्षमताओं का प्रयोग करके ही आप थॉट वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। यहां पर तो पका पकाया है, कहीं पढ़ लिया, कहीं जान लिया, कहीं रट लिया, इसको रिप्रोड्यूस कर देंगे। लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चंस के लिए आपको सोचने होंगे, विचार करने होंगे, उनके विभिन्न पहलुओं पे बातचीत करनी होगी, तब जाकर के आप थॉट वाले क्वेश्चंस के आंसर कर सकते हैं। हायर ऑर्डर कॉग्निटिव क्वेश्चंस क्या हैं? A teacher should raise questions which involve higher mental processes. आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि आप अपनी कक्ष में केवल और केवल फैक्ट वाले क्वेश्चंस को पूछने से बचें, है ना। ऐसा नहीं कि फैक्ट वाले नहीं पूछने, मैं ये नहीं कह रहा, केवल फैक्ट्स वाले क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए। आपको विद्यार्थियों के हायर ऑर्डर कॉग्निटिव क्वेश्चंस को भी रखने हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी रखने हैं जो क्वेश्चंस में विद्यार्थियों को सोचने का मौका मिले, उनको सोचने का अवसर मिले। नहीं तो केवल आपने तथ्य याद करा दिया और वो रट लिए, फिर सोचने विचारने की कोई बात ही नहीं है। इसलिए आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस को भी रेज करने चाहिए जो विद्यार्थियों की मानसिक प्रक्रियाओं को इन्वॉल्व करे। और वो क्या हो सकते हैं? कॉम्प्रिहेंशन वाले क्वेश्चंस हो सकते हैं। कॉम्प्रिहेंस करना, किसी चीज की अंडरस्टैंडिंग जानना है कि उनकी कितनी समझ है उस संबंध के संबंधित, कितना अवबोध है, कितना उसके बारे में समझ रखते हैं। समझने का मतलब आपने कोई चीज बताया उसको अपनी भाषा में ट्रांसलेट कर लें, यदि वो समझ रखे होंगे उसको ट्रांसलेट कर लेंगे तो कॉम्प्रिहेंशन को ऐसे आप कह सकते हैं। दूसरी बात एप्लीकेशन, जो कुछ भी उन्होंने सीखा है कक्ष में, जो कुछ भी आपने उनको थियोरी का ज्ञान कराया, जो भी आपने उनको थियोरी पढ़ाई, जैसे मान लीजिए इकोनॉमिक्स में कुछ लोग पढ़े होंगे मांग और पूर्ति का सिद्धांत, उसको अपने जीवन में कितना अप्लाई करते हैं। या ज्योग्राफी में आपने कोई सिद्धांत पढ़ा होगा, उसको अपनी जिंदगी में कितना अप्लाई करते हैं। या बायोलॉजी में आपने कोई चीज पढ़ी होगी, उसका जिंदगी में कितना अप्लाई करते हैं। तो ये एप्लीकेशंस वाले क्वेश्चंस भी आपको उसमें कुछ ऐसे रखने चाहिए। कुछ आपको एनालिसिस वाले रखने चाहिए ताकि विद्यार्थी उस कंटेंट से संबंधित, उस विषय वस्तु से संबंधित चीजों को विश्लेषित कर सके, उसके जो विभिन्न पार्ट्स हैं, विभिन्न कंपोनेंट्स हैं, उसमें तोड़ने की क्षमता उसमें अंदर हो, तो वो चीजों को एनालिसिस कर सके, विश्लेषण कर सके, उस तथ्य से संबंधित चीजों का संश्लेषण कर सके, विभिन्न कोई नया चीज बनाने की अपने अंदर क्षमता रखे और लास्ट में उसकी इवैल्यूएशन कर सके, वो कितना उस है। इन चीजों के बारे में जब वो निर्णय ले सकता हो तो इवैल्यूएशन की फेज में वो होता है। तो यहाँ पर आपका ऐसा प्रयास होना चाहिए कि यदि आप इवैल्यूएशन सिंथेसिस तक नहीं पहुंच रहे हैं तो कम से कम कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन और एनालिसिस वाले क्वेश्चंस को जरूर रखने की कोशिश करिए। और जब भी आप क्वेश्चंस बनाते हैं तो उन क्वेश्चंस के आधार पे आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप हायर ऑर्डर कॉग्निटिव क्वेश्चंस को भी उसमें इन्वॉल्व करिए। जब आप मूल्यांकन कर रहे हो, जब आप उनको गृह कार्य दे रहे हो, तो इसमें कॉम्प्रिहेंशन वाले, एप्लीकेशन वाले, एनालिसिस वाले, सिंथेसिस वाले और इवैल्यूएशन वाले क्वेश्चंस को आपको रखने चाहिए। ठीक है। जनरली सिंथेसिस और इवैल्यूएशन की ऑब्जेक्टिव्स बहुत रेयर फुलफिल होती है, लेकिन यदि आपको लगता है कि आप सिंथेसिस और इवैल्यूएशन करा सकते हो तो निश्चित रूप से इसको भी आप बनाइए। इसके अलावा हायर ऑर्डर कॉग्निटिव क्वेश्चंस के अंतर्गत क्या क्या हो सकता है? इसमें आपको रीजनिंग वाले क्वेश्चंस रखने चाहिए जहां विद्यार्थियों को तर्क करने की आवश्यकता पड़े, लॉजिकल वे पे चीजों को सोचें। जैसे मान लीजिए आपको अपने घर से विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में आना है और आपको आने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। आप सिविल लाइन से भी आ सकते हैं, पथरिया से भी आ सकते हैं, रमझिरिया से भी आ सकते हैं, आप शॉर्टकट में जंगल की पहाड़ी से भी चढ़ करके आ सकते हैं, उधर पीछे से भी आ सकते हैं, बहुत सारे रास्ते हैं। लेकिन आपके लिए शॉर्टकट क्या है? आपको अगर जल्दी पहुंचना है तो आप किस रास्ते को चयन करेंगे? तो यहाँ पर आपको रीजनिंग करनी होगी, आपको तर्क करना होगा। तो रीजनिंग वाले क्वेश्चंस हायर मेंटल ऑर्डर में आ सकते हैं, कॉग्निटिव ऑर्डर के अंतर्गत क्रिएटिंग क्वेश्चंस आ सकते हैं जहां पे आप सिंथेसिस की बात कर रहे थे, और वैल्यूइंग वाले क्वेश्चंस जहां पे चीजों को आप वैल्यू प्रदान करते हैं। ये है क्या क्या रीजनिंग क्वेश्चंस होते हैं, ये विद्यार्थियों को तर्क करने में सहायता करते हैं, क्योंकि जब आप विभिन्न तथ्य बताएंगे उनको,
जब आप किसी अवधारणा से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पे चर्चा करेंगे तो उसमें विभिन्न प्रकार की चीजें ऐसी आएंगी जहां पर विद्यार्थी को तर्क करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो रीजनिंग वाले क्वेश्चंस उनको तर्क करने की सहायता करता है, क्रिएटिंग क्वेश्चंस उनको नई चीजें कुछ क्रिएट करने के में सहायता करता है, और जो वैल्यूइंग वाले क्वेश्चंस होते हैं वो विद्यार्थियों को उनकी वैल्यू के आधार पे, उनके मूल्य के आधार पे एक ऑर्डर क्रिएट करने में, ऑर्डर बनाने में उनका हेल्प करता है। तो ये 3 प्रकार के आपको क्वेश्चंस, रीजनिंग वाले, क्रिएटिंग वाले और वैल्यूइंग वाले क्वेश्चंस को, जिनको कि आप हायर ऑर्डर कॉग्निटिव क्वेश्चंस कहते हैं, इनको भी अपनी पाठ शिक्षण के दौरान या कक्षा शिक्षण के दौरान आपको पूछने चाहिए। रीजनिंग क्वेश्चंस क्या हैं? जैसे एक इलस्ट्रेशन मान लीजिए, हमने आपसे कहा, आप लोग कर भी रहे होंगे, कि व्हाई इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव शुड बी स्टेटेड इन बिहेवियरल टर्म्स। यदि आपसे यही पूछा जाए कि आप सब लोगों का राइटिंग ऑब्जेक्टिव्स वाले स्किल हो चुकी है, अब आपसे यही पूछा जाए कि हमेशा अनुदेशनात्मक उद्देश्यों को व्यवहारिक शब्दों में ही क्यों लिखते हैं, कर सकेंगे, जान सकेंगे ही क्यों लिखा जाता है, ये अगर पूछा जाए तो निश्चित रूप से आपको इसके पीछे कोई ना कोई तर्काधार होगा, आपको कोई ना कोई तर्क देना पड़ेगा कि हाँ इसलिए इसको हम बिहेवियर टर्म्स में लिखेंगे। आप लिखते हैं कि द पीपल विल एबल टू, है ना, या जान सकेंगे, कर सकेंगे, पहचान सकेंगे, बता सकेंगे, परिभाषा दे सकेंगे, ये सारी चीज आप बिहेवियरल टर्म्स में ही क्यों लिखते हैं, ये आपका रीजनिंग वाले क्वेश्चंस हो गए। ऐसे ही आपको अपने संप्रत्यय से संबंधित क्वेश्चंस को रखने होंगे। Why do you think the competencies a teacher requires should be described in behavioral terms? आपकी जो दक्षता है या शिक्षक की दक्षता है, इस दक्षता को हमेशा ये क्यों सोचा जाता है कि वो व्यावहारिक शब्दों में ही डिस्क्राइब किया जाएगा या किया जाना चाहिए, इसके पीछे क्या तर्क है? तो जब इस प्रकार के प्रश्नों को आप अपने कक्षा में रखेंगे, ये चूंकि आपसे रिलेटेड इसलिए हमने आपसे संबंधित डायरेक्ट पूछा है, जब भी आप लोग इस स्किल पे काम कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव राइटिंग स्किल अभी आप लोगों ने सीखा है, तो क्यों उसको हमको बिहेवियर टर्म्स में लिखना चाहिए, क्यों शिक्षक से ये अपेक्षा की जाती है कि वो अपनी दक्षता को व्यवहार रूप में व्यक्त करने के लिए ही इसका प्रयोग करेगा। तो ये कुछ ऐसे रीजनिंग वाले क्वेश्चंस आप भी अपने शिक्षण बिंदु से संबंधित बना सकते हैं। इसका पैटर्न क्या हो सकता है रीजनिंग क्वेश्चंस के? तो रीजनिंग क्वेश्चंस कैन फॉलो द फॉलोइंग पैटर्न। नंबर 1 आप कह सकते हैं, हाउ डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन दिस एंड दैट। जैसे आपने क्वेश्चन पूछा, मान लीजिए अगर आप भूगोल पढ़ा रहे हैं तो आपने पूछा कि आप पृथ्वी की संरचना में भूपर पट्टी और क्रस्ट में कैसे अंतर करेंगे, है ना। हाउ डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन क्रस्ट एंड मेंटल ऑफ अर्थ, ऐसे मान लीजिए आपने प्रश्न पूछा। या हिंदी में आप कह सकते हैं कि आप कबीरदास जी की और तुलसीदास जी की भाषा शैली में कैसे अंतर करेंगे। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, आपने उनको बता दिया, रहीमदास जी को भी बता दिया, कबीरदास जी को भी बता दिया, तुलसीदास जी को भी बता दिया। तो बताने के बाद अब उनकी जो भाषा है उस भाषा में कैसे अंतर करेंगे, या उनके भाव में आप कैसे अंतर करेंगे। तो ये इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके पैटर्न में इसमें फॉलो हो सकते हैं। या व्हाट आर द काजेज, क्या कारण है कि जलवायु परिवर्तन होते हैं, क्या कारण है कि किसी वस्तु का दाम बढ़ जाता है, क्या कारण है कि अंग्रेज भारत पर शासन कर पाए, क्या कारण है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान ही कार्बोहाइड्रेट बनता है। इस प्रकार के प्रश्न जब आप हाउ वाले, व्हाट वाले क्वेश्चंस पूछते हैं तो यहां पर रीजनिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं। या व्हाट इंफॉर्मेशन दिस, या किसी चीज को सिद्ध करने के लिए आपको कौन सी सूचनाओं की आवश्यकता समझने की आवश्यक होगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस। या व्हाई डू यू बिलीव दैट इफ, आप क्यों इसमें विश्वास करते हैं कि यदि उच्च वायुदाब होगा तो निम्न वर्षा होगी, है ना, या उच्च वर्षा होगी। इस तरह की आप जो बातें हैं, डू यू बिलीव दैट, क्या आप इसमें विश्वास करते हैं कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा। क्या आप विश्वास करते हैं कि यदि रात होगा तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होगी।
इस तरह की चीजें जब आप पूछेंगे तो वहां पर आपको रीजनिंग वाले क्वेश्चंस होंगे। एंड द टीचर may have to decide which type pattern of questions, what, how and why should be first in sequence। ये आपको निर्धारित करना है कि आप कैसे वाले प्रश्न पूछेंगे पहले, या क्या वाले प्रश्न पहले पूछेंगे, या क्यों वाले प्रश्न पूछेंगे। इट डिपेंड्स ऑन योर टॉपिक। ये आपके शीर्षक पे, आपके शिक्षण बिंदु पे से संबंधित होगा कि आप किसको कहां पर कैसे रखते हैं। ये आपको डिसाइड करना है, ये फिजिबिलिटी आपके लिए है। ये आप ध्यान में रखेंगे कि कौन से प्रश्न पूछना, हाउ वाले, व्हाट वाले या वाई वाले प्रश्न पूछना, कौन पहले पूछा जाना चाहिए, कौन उसके बाद पूछा जाना चाहिए। इसके पीछे भी प्रॉपर आपका जस्टिफिकेशन होना चाहिए। तो ये रीजनिंग वाले क्वेश्चंस हैं, हायर मेंटल कॉग्निशन वाले कॉग्निटिव क्वेश्चंस जो हैं, जहां पर आप विद्यार्थियों को सोचने के लिए आप बाध्य करते हैं, थॉटफुल क्वेश्चंस हैं। रीजनिंग क्वेश्चंस फॉर एक्सप्लेनेशन के लिए कैसे हो सकता है, जब आप एक्सप्लेनेशन कर रहे हो, जब आप व्याख्या कर रहे हो, तो उसके लिए क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं। आप द व्हाट से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हाउ हो सकता है, या व्हाई हो सकता है। जब आप व्हाट पूछते हैं, क्या वाले प्रश्न पूछते हैं, तो वहां पर इंटरप्रेटेटिव होता है, उसको इंटरप्रेट, व्याख्या करने वाले। जब आप क्या से प्रश्न पूछते हैं तो वहां पर विद्यार्थियों को व्याख्या करनी होती है। जब आप हाउ वाले क्वेश्चन पूछते हैं तो विद्यार्थी वहां पर चीजों को डिस्क्राइब करते हैं। और जब वाई वाले क्वेश्चंस पूछते हैं तो वहां पर विद्यार्थी उसका कारण बताते हैं। तो ये तीन प्रकार के व्हाट, हाउ और वाई वाले क्वेश्चंस का यूज करके आप रीजनिंग वाले क्वेश्चंस बना सकते हैं। नेक्स्ट है क्रिएटिंग वाले क्वेश्चंस। क्या हैं क्रिएटिंग क्वेश्चंस? कैसे, व्हाट टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज will you develop to realize the instructional objectives that you have set out to achieve in your course। जैसे मान लीजिए आप कोई विषय पढ़ा रहे हैं, कोई भी टॉपिक यदि आप पढ़ा रहे हैं, तो किसी खास अनुदेशनात्मक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आप किस प्रकार की अनुदेशनात्मक व्यूहरचना का प्रयोग करेंगे। वो क्या होगा आपकी व्यूहरचना? व्यूहरचना का मतलब आप लेक्चर लेंगे, चीजों को डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, या लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन होगा, या क्लासरूम में कोई एक्टिविटी कराएंगे। वो आपका इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए इस इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त करने के लिए आप कौन सी इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज बनाएंगे। तो इसके लिए आपको चीजें क्रिएट करनी होगी, आपको इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी बनानी होगी। हो सकता है चीजों को डेमोन्स्ट्रेट भी करना पड़े, हो सकता है विद्यार्थियों से कुछ एक्टिविटी भी करानी पड़े। तो इसके आधार पे आप अपने कोर्सेज के हिसाब से क्रिएट करते हैं। क्रिएटिंग वाले क्वेश्चंस हो सकते हैं। एंड हाउ डू यू प्लान टू यूटिलाइज द एग्जिस्टिंग कम्युनिटी रिसोर्सेज टू प्रोवाइड आउटडोर लर्निंग एक्सपीरियंस टू योर स्टूडेंट। ये जनरली आपके लिए है सेशन, आप एक पीपल टीचर हैं तो आपके लिए है कि जो भी के कम्युनिटी में, जिस समुदाय में आप पढ़ाने जा रहे हैं, वहां पे जो सोर्स हैं, जो भी संसाधन उपलब्ध हैं, उन संसाधनों का प्रयोग करके आप विद्यार्थियों को आउटडोर लर्निंग एक्सपीरियंसेस क्या करा सकते हैं, अर्थात विद्यालय के बाहर जाकर के उनको किस प्रकार के अधिगम अनुभव उपलब्ध कराएंगे जो आपके समुदाय में ऑलरेडी पहले से उपलब्ध है। उन्हीं का प्रयोग करके आप कैसे उनको लर्निंग एक्सपीरियंसेस करा सकते हैं। इसके लिए आपको कोई ना कोई चीज क्रिएट करना होगा, कुछ प्लान बनाना होगा, कुछ एक्टिविटी को क्रिएट करना होगा, तब जाकर के आप अपने इस आउटडोर लर्निंग एक्सपीरियंसेस को प्राप्त कर सकते हैं। या इस इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त करने के लिए एज ए प्यूपिल टीचर आपको इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज को वहां पर बनानी होगी, क्रिएट करनी होगी, सृजित करनी होगी। इसके लिए आप कक्षा कक्ष में कैसे करेंगे, उसके पैटर्न क्या हो सकते हैं। तो एक हो सकता है कि व्हाट विल हैपन इफ, आप प्रश्न पूछ सकते हैं कि यदि ऐसा हो तो क्या होगा, यदि पृथ्वी अपनी धुरी पे घूमना बंद कर दे तो क्या होगा, यदि पृथ्वी में आर पार एक छिद्र कर दिया जाए और उसमें एक गोला डाल दिया जाए तो क्या होगा। ये आपको व्हाट विल हैपन इफ, यदि ऐसा हो, यदि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाना बंद कर दे तो क्या होगा। इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर कुछ क्रिएटिंग वाले क्वेश्चंस हो सकते हैं। एंड राइट ए स्टोरी टू, आप उनसे कह दीजिए कि फला पर कोई एक कहानी लिखिए। या अभी जैसे मान लीजिए गौर जयंती आएगी तो आप कहेंगी डॉक्टर हरि सिंह गौर जी के ऊपर एक कहानी लिखिए।
तो यहाँ पर चीजें उनको कुछ क्रिएट करके दिखानी होंगी, जो कोई भी वो पढ़े होंगे, जानते होंगे के बारे में, उनके बारे में कोई कहानी वो लिख सकेंगे। एंड प्ले द रोल ऑफ, आपने किसी का भूमिका निर्वहन करने के लिए कह दिया। जैसे आप कोई छोटा सा नाटक कराना चाहते हैं और नाटक के लिए कह दिया किसी को कि कोई इसमें महात्मा गांधी का रोल अदा करेगा, कोई राजा हरिश्चंद्र का रोल अदा करेगा, कोई राहुल का रोल अदा करेगा, ऐसे करके आप, या मान लीजिए कोई भगत सिंह का रोल अदा करेगा, कोई भी कुछ भी करके रोल क्या अदा करेगा, इसके लिए रोल प्ले करेंगे तो वहां पे भी उनको कुछ चीज क्रिएट करनी होगी। और लास्ट में जो क्वेश्चंस आपके हो सकते हैं, व्हाट विल बी योर स्ट्रेटेजी दिस फॉर अचीविंग दिस, यदि आपको ये अचीव करना है तो उसके लिए आपकी व्यूहरचना क्या होगी। इस प्रकार के जब आप क्वेश्चंस पूछते हैं क्रिएट करने वाले, तो यहाँ पर क्रिएटिंग क्वेश्चंस होते हैं, जहां पर विद्यार्थी कुछ क्रिएट करके बताते हैं। नेक्स्ट जो है इसमें हायर ऑर्डर का जो तीसरा है वो है वैल्यू क्वेश्चंस। इसके इलस्ट्रेशन आपका हो सकता है कि व्हाट एक्सपीरियंसेस इन योर लाइफ मेक यू फील प्राउड, अपनी जिंदगी में आप किन विषयों पर ज्यादा गर्व महसूस करते हैं, है ना। यहाँ पर आपको अपने को वैल्यू देने सिखाना है कि किन ऐसी आपकी लाइफ में कौन कौन सी सिचुएशंस आई जिन सिचुएशंस में आप अपने को गर्व महसूस हुआ आपको। एंड इवेलुएट द परफॉर्मेंस ऑफ टीचर फ्रॉम स्टूडेंट्स रिएक्शंस, और जैसा विद्यार्थियों का रिएक्शन है, जैसा विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया है, उस प्रतिक्रिया के आधार पर शिक्षक का निष्पादन इवेलुएट करना, ये भी एक वैल्यू। आप किसको पहले रखेंगे किसको बाद में रखेंगे, ये इसको आप अपने यहाँ कैसे पैटर्न में ला सकते हैं, तो उसके लिए कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर है कि डू यू एग्री। यहाँ पे वैल्यू क्वेश्चंस क्या है, आप विद्यार्थी से पूछिए कि क्या आप इससे सहमत हैं। जैसे मान लीजिए वैल्यू वाले क्वेश्चंस हो सकते हैं कि आपने कक्षा में पूछा कि क्या सह शिक्षा होनी चाहिए, क्या को एजुकेशन होना चाहिए, आप इस बात से कितना सहमत हैं। जैसे भी अफगानिस्तान में सह शिक्षा पे बहुत ज्यादा हो हल्ला मचा हुआ है, तो आप अपने कंटेस्ट में पूछिए कि क्या आप इस बात से सहमत हैं कि सह शिक्षा होनी चाहिए, डू यू एग्री, तो वैल्यू प्रदान करना है। व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट, आप इसके संदर्भ में क्या अभिमत रखते हैं, है ना। जैसे नई एजुकेशन पॉलिसी आई तो नई शिक्षा नीति में आने वाले समय में विद्यार्थियों के एडमिशन कक्षा में 3 वर्ष की आयु में हो जाएगा, इसमें आपका क्या अभिमत है, तो ये आप अपना अभिमत देंगे, अपनी वैल्यू है। एंड व्हाट स्टेप्स वुड यू हैव टेकन दिस इफ दिस, यदि ऐसा अगर हो जाए तो आप उस स्थिति में क्या कदम उठाएंगे। यदि विश्वविद्यालय में आने वाले 1 साल भी विश्वविद्यालय बंद रहे और आपको विश्वविद्यालय में नहीं आने दिया जाए, तो उस स्थिति में आप कौन से कदम उठाएंगे। इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं ये कुछ वैल्यूज वाले क्वेश्चंस हैं, मूल्य आधारित हैं, जिसमें आपको क्वेश्चंस पूछते हैं विद्यार्थियों को। अब ये तो इतने प्रकार के क्वेश्चंस की हमने कुछ आपसे बात करी, कुछ अभी आगे आपसे हम बात करेंगे। लेकिन जब कोई प्रश्न आप कक्षा में विद्यार्थियों के समक्ष रखेंगे तो उसकी कुछ सिचुएशंस बनती हैं, और बहुत सारे प्रश्न जो होता है, टीचर बहुत सारे प्रश्न पूछता है। जैसे कभी कभी रूमर के लिए भी पूछता है, आज आप क्या खा के आए हैं, आज आपका मन क्यों नहीं लग रहा है। जैसे क्लासरूम में इंटरेक्शन करने के विद्यार्थियों के पास शिक्षक से कुछ ऐसी भी रूमर वाले भी क्वेश्चंस कभी कभी टीचर पूछता है। लेकिन बहुत सारी सिचुएशंस में जब वो अपने कंटेंट पे बात करता होता है तो विभिन्न प्रकार के प्रश्न शिक्षक जो होता है वो कक्षा में विद्यार्थियों के साथ पूछता है, और उस स्थिति में नंबर ऑफ पॉसिबल स्प्लिट रिस्पॉन्स सिचुएशंस होती है। आपने पूछा कि क्या खा के आए हैं, अब सब लोग अलग अलग, कोई पराठा खा के आया है, कोई रोटी खा के आया है, कोई पोहा खा के आया है, कोई जलेबी खा के आया है, कोई रसगुल्ला खा के आया है ना, कोई पानी पी के आया है, कोई फलाहार करके आया है, नवरात्र चल रहा है, तो बहुत सारे पॉसिबल सिचुएशंस हो सकती हैं। ये तो एक ह्यूमर वाले क्वेश्चंस हो गए, लेकिन ऐसे बहुत सारे जब क्वेश्चंस आप पूछेंगे तो बहुत विभिन्न प्रकार के पॉसिबल रिस्पॉन्सेज भी आपको मिलेंगे। और वो कौन कौन से हो सकते हैं। एक आपने प्रश्न पूछा तो हो सकता है कोई रिस्पॉन्स ना आए, आपने प्रश्न सबसे पूछा, फिर किसी एक को खड़ा करके पूछा कि अमित आप बताइए, अब हो सकता है अमित को उसका आंसर ना पता हो, तो कोई रिस्पॉन्स नहीं। तो एक सिचुएशन तो ये बनी
कि आपने प्रश्न पूछा और किसी विशेष व्यक्ति को, किसी विशेष विद्यार्थी को उसका उत्तर उससे आपको नहीं मिला, नो रेस्पॉन्स, कोई अनुक्रिया नहीं। दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है? रॉन्ग रेस्पॉन्स। मोदी बहुत फेमस थे तो किसी ने आपके देश का प्रधानमंत्री कौन है, तो लड़का जानता था नीरव मोदी पैसा लेके भागे हैं, तो उसने गलत रेस्पॉन्स किया, नीरव मोदी। दिस इज अ टोटली रॉन्ग रेस्पॉन्स। आपने प्रश्न पूछा लेकिन प्रश्न का जो अनुक्रिया आया वो सही नहीं आया। तीसरी सिचुएशन क्या बन सकती है? पार्शियली करेक्ट रेस्पॉन्स। आपने प्रश्न पूछा और आंशिक रूप से सही उत्तर आपको मिला। आपने पूछा कि हमारे देश के राष्ट्रपति कौन है, तो किसी ने कहा, किसी विद्यार्थी ने, आपने उत्तर किसी विद्यार्थी से पूछा कि आप बताइए, उसने कहा कोविंद जी हैं। आप इसको गलत नहीं कह सकते, लेकिन यह पार्शियली करेक्ट रेस्पॉन्स है। और कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर आप प्रश्न पूछते हैं लेकिन उसका इनकम्प्लीट रेस्पॉन्स आता है। यहां पर क्या आता है? पार्शियली करेक्ट में क्या है कि वह उसका कुछ आंशिक भाग तो सही बताता है लेकिन उसका दूसरा वाला जो भाग है, जो बचा हुआ भाग है, वो गलत बताता है, तो पार्शियली करेक्ट है। लेकिन यहां पर वो बता तो रहा है लेकिन पूरा पूरा सही नहीं बताया, इनकम्प्लीट है। जो भी बताया उसने बताया तो है लेकिन वो कंप्लीट आंसर उस प्रश्न का नहीं है, तो इनकम्प्लीट रेस्पॉन्स भी आ सकता है। और पांचवी सिचुएशन बन सकती है जहां पर आपके प्रश्न का एकदम सही रेस्पॉन्स आता है, करेक्ट रेस्पॉन्स आता है। तो जब आप प्रश्न पूछते हैं, जब आप एज अ टीचर क्लासरूम में शिक्षण कार्य करने गए हैं और आपने विद्यार्थियों के साथ प्रश्न पूछा, विद्यार्थियों से प्रश्न पूछा, तो ये 5 प्रकार की सिचुएशन बन सकती है। या तो कोई अनुक्रिया ना आए, या गलत अनुक्रिया आए, या आंशिक रूप से सही अनुक्रिया आए, या इनकम्प्लीट अनुक्रिया आए, या सही अनुक्रिया आए। ये 5 तरह की सिचुएशंस बन सकती हैं जब आप प्रश्न पूछते हैं किसी कक्षा कक्ष में विद्यार्थियों से। तो फिर क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति में ट्राई टू एलिसाइट करेक्ट रेस्पॉन्स फ्रॉम ऑल दीज रेस्पॉन्स सिचुएशंस। चाहे वो सही उत्तर हो या एकदम से गलत उत्तर ही क्यों ना हो, आपको हमेशा इस बात को ध्यान रखना है कि आपको विद्यार्थियों को सही अनुक्रिया की तरफ प्रेरित करना है ताकि वो सही अनुक्रिया खुद से बताएं। This may require her to do some prompting. इसके लिए इस बात की जरूरत होगी कि आपको कुछ संकेत देना हो। जैसे हमने कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है, तो किसी ने कहा मोदी, तो हमने कहा क्या मोदी को आप नीरव मोदी के रूप में कहना चाहते हैं? तो ये मेरा नीरव मोदी कहना क्या है? इट इज अ प्रॉम्प्ट। हमने उसको संकेत दिया कि क्या जो भगोड़ा नीरव मोदी उनको प्रधानमंत्री बताना चाहते हैं? तो वो कहेगा नहीं। तब फिर आप फिर प्रश्न पूछेंगे, तो फिर पूछेंगे फिर, तब आप कहेंगे, तब वो कहेगा नरेंद्र मोदी। ठीक है? तो आपने क्या किया? और सीक फर्दर इंफॉर्मेशन बाय प्रोबिंग। मोदी तो कहा लेकिन आपने उसको और सूचना प्राप्त करने की कोशिश की कि और वो कितना जानता है, तब उसने कहा नरेंद्र मोदी। फिर फर्दर सीकिंग फर्दर इंफॉर्मेशन क्या हुआ? और समटाइम्स रीफोकसिंग ऑन द कॉन्सेप्ट। जो कॉन्सेप्ट हम प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, तब आपने फिर पूछा कि क्या आप नीरव मोदी की बात कर रहे हैं जो पैसा लेके भाग गए हैं, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं? तब आपने कहा कि नहीं, आपने फिर रिफोकस किया कि प्रधानमंत्री वाले नीरव को बताइए आप। तो वहां पे आपने अपने कॉन्सेप्ट को, संप्रत्यय को रीफोकस किया है। और द टीचर में आल्सो समटाइम्स यूज हाउ एंड व्हाई। जब आप उनसे विचार वाले क्वेश्चंस, क्रिटिकल समालोचनात्मक वाले क्वेश्चंस पूछते हैं, तब आप उनको पूछते हैं क्यों, कैसे, कैसे कहते हैं कि ऐसी बात है। तब वहां पे टीचर उनसे इस प्रकार के प्रश्न भी पूछता है। एंड अबाउट ए कॉन्सेप्ट टू फाइंड आउट द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट, इंक्रीजिंग अवेयरनेस। जब उनसे आप और ज्यादा सूचना प्राप्त करने की कोशिश करते हैं कि उससे संबंधित वो कितनी जानकारी रखते हैं, कितनी समझ उनके अंदर है, इसके लिए वो कितना अवेयर हैं, ताकि वो और चीजों को जाकर के फर्दर एक्सप्लोर करें,
इस चीज के लिए आप इंक्रीजिंग अवेयरनेस वाले क्वेश्चंस पूछते हैं। तो सिचुएशंस 5 हैं, लेकिन आपको इन 5 सिचुएशन से इन्हीं आस्किंग क्वेश्चन या प्रोबिंग क्वेश्चनिंग स्किल्स के माध्यम से आपको इसके साथ डील करना है। अब इसमें इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं, वो कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? इस पे 5 कंपोनेंट्स हैं जिस पे हम कल आपसे चर्चा करेंगे। आज अभी आप लोगों के क्वेश्चंस भी लेने हैं, हम केवल नाम बता देते हैं, आप लोग कल इस पे आप लोग देख करके आइएगा। इसमें पहला कंपोनेंट है प्रॉम्प्टिंग टेक्निक, दूसरा है सीकिंग फर्दर इंफॉर्मेशन, तीसरा कंपोनेंट है रिफोकसिंग टेक्निक, चौथा कंपोनेंट है रीडायरेक्शन टेक्निक, और पांचवा जो कंपोनेंट है वो है क्रिटिकल अवेयरनेस। ये क्या है, इस पे हम लोग कल चर्चा करेंगे। अब आप लोगों के जो क्वेरीज हो, जो शंका समाधान हो, उसको हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे। एक एक करके बताइए। आवाज आ रही है? यस सर। किसी का कोई प्रश्न? सर हाँ बताइए। सर पोस्ट एक्टिव में सर ट्रांसफर फेज उस टाइम पे समझ नहीं आ पाया था। क्या कह रही सुशीला? सर पोस्ट एक्टिव में ट्रांसफर फेज सर क्या है उस टाइम पे समझ नहीं आ पाया। ट्रांसफर फेज का मतलब बेटा कि जब आपको एक बार आपका नॉलेज एक्विजिशन फेज हुआ, मतलब आपने पूरे स्किल के जो कंपोनेंट्स उसके बारे में आप जान गए कि हमको ये चीजें करनी है। जैसे आप लोगों की अभी इंट्रोडक्शन स्किल हो गई, दूसरी आपकी राइटिंग ऑब्जेक्टिव स्किल हो गई, एक्सप्लेनेशन इलस्ट्रेशन हो गया, तो इसके बारे में आप जान गए कि आपको ये चीजें करनी है, ये नॉलेज एक्विजिशन है। अब जब आपकी इस पे प्रैक्टिस होगी, वो माइक्रो टीचिंग साइकिल के आधार पे कि आपने प्लानिंग किया, टीचिंग किया, क्रिटिसिज्म हुआ, रीप्लानिंग किया, रीटीचिंग किया, रीक्रिटिसिज्म हुआ, फिर रीप्लानिंग किया, फिर ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि आपको पूरी स्किल अच्छी तरह से कंपोनेंट्स आप जान नहीं लेते। ये है आपका स्किल एक्विजिशन फेज। और जब लास्ट का फेज होगा, जब आपको सारे स्किल्स बता दी गई, जो हमने मेन कोर टीचिंग स्किल किया, फिर चले आए, दूसरे दिन गए आपने केवल प्रश्न पूछ कर चले आए, तीसरे दिन आपने गए और केवल एक्सप्लेनेशन करके चले आए, ऐसा तो है नहीं, आपको सब इकट्ठा करना है। तो जब आप इकट्ठा सारे कौशल में निपुण हो जाएंगे, अर्थात उस स्किल पे आपकी मास्टरी हो जाएगी, फिर आपको क्लासरूम में ट्रांसफर फेज में टीचिंग करने के लिए भेजा जाएगा। तो जब आप ट्रांसफर किया गया आपको इंस्टीट्यूट में या किसी आपके विद्यालय में जहां पे आप शिक्षण कार्य कर रहे हैं, वो माइक्रो टीचिंग का पोस्ट एक्टिव फेज है। माइक्रो टीचिंग वहां पे कंप्लीट होगा जब आपका पूरा कंप्लीट साइकिल आपने कंप्लीट की, अब आप टीचिंग करने जा रहे हैं, तो वो आपका ट्रांसफर फेज होगा माइक्रो टीचिंग का। ओके सर, थैंक यू। ठीक है सुशीला? यस सर, आगे। हाँ, और किसी का? अल्पा कुछ कह रही थी पहले। नहीं सर, वो आपकी आवाज सही से नहीं आई थी ना, बस वही बोलना था। ठीक है, और किसी से संबंधित कोई प्रश्न अगर आज के प्रेजेंटेशन से हो तो? अभी हमने आपसे कंपोनेंट पे सारी बात नहीं करी है, एक ओवरव्यू आपको देने की कोशिश किया है कि जब आप क्लासरूम में होंगे तो क्लासरूम में प्रोबिंग क्वेश्चनिंग स्किल एक ऐसी स्किल है जिसके माध्यम से आप एक सक्सेसफुल टीचिंग कर सकते हैं। हमने कहा कि बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहां पे आपके पास ब्लैक बोर्ड भी नहीं होता, चॉक डस्टर भी नहीं होता, इवन क्लासरूम भी नहीं होता है, और आप बहुत ज्यादा अगर इंट्रोडक्शन भी आप अगर समय के अभाव में यदि आप नहीं कर पा रहे हैं, तो प्रोबिंग क्वेश्चनिंग के हिसाब से आप स्टूडेंट की जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट अपने कंटेंट में आप बना सकते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण स्किल है। इसके 5 जो कंपोनेंट्स हैं जो भी हमने आपसे नाम लिया, वो हम नेक्स्ट टर्न पे आपसे चर्चा करेंगे कि कौन कौन से कंपोनेंट्स से क्या क्या उसमें करने होते हैं, और हमको प्रश्न पूछने के दौरान क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में भी हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। और किसी का कोई प्रश्न हो तो
हाँ बताइए अल्पा। सर सिंथेसिस और एनालिसिस क्वेश्चंस कैसे होते हैं, मतलब क्या क्वेश्चंस होते हैं इसमें? आप विश्लेषण करने के लिए पूछ, कौन सा सब्जेक्ट है आपका, विषय बताइए तो उसके हिसाब से बताएं। सर हिंदी, हिस्ट्री। हिंदी में आप विश्लेषण करने के लिए बता सकती हैं, या हिस्ट्री में विश्लेषण करने के लिए कह सकती हैं। मान लीजिए मुगल सल्तनत है, मुगल सल्तनत का जितने भी उसके शासक हुए हैं, उन सभी शासकों का विश्लेषण करके आप बता सकते हैं कि भाई कितने शासक हुए, उनके कार्यकाल कब से कब तक के हुए हैं। मुगल काल एक निश्चित टाइम पीरियड है, उसमें से आपने विश्लेषण कर दिया कि ये इनका ये इनका ये इनका विश्लेषण कर दिया तो विश्लेषण हो गया। या हिंदी में आप कह सकते हैं, जैसे आप संधि विच्छेद करते हैं हिंदी में, कि आपने उसका विश्लेषण कर दिया कि संधि विच्छेद कर रहे हो आप, या जैसे आप कभी अनुप्रास अलंकार बता रहे हो, जैसे पीताम्बर की बात करते हो तो पीला हो अंबर जिसका, तो विश्लेषण की चीजें यहाँ पर भी ऐसे आ सकती है। इस प्रकार के क्वेश्चन आप बना सकते हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो चाहे हिंदी हो। ठीक है। यस सर। हम्म। सर सर फैक्चुअल जो क्वेश्चन कैसे होते हैं? एक एक करके, हाँ बताइए श्रद्धा। सर जो रीजनिंग और क्रिएटिंग वाले क्वेश्चंस हैं, क्या वो हम छोटी क्लास के बच्चों से पूछ सकते हैं इस तरह के प्रश्न, जिसमें उनको हाई ऑर्डर मेंटल प्रोसेस करनी पड़े? डिपेंड करता है, ये तो आपके कंटेंट पे डिपेंड करेगा ना श्रद्धा, कि आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं, तो भाई रीजनिंग करने का मतलब ऐसा नहीं कि छोटे बच्चे रीजनिंग नहीं करते। यदि आपने उनको, यदि रंग पहचानना बच्चों के लिए आपने सिखा दिया है, और आप मिलते जुलते रंगों को साथ में रखिए, या आप कहिए कि सेव के रंग वाले रंग को निकालिए, या केले के रंग के वाले रंग को निकालिए, तो बच्चा रीजनिंग करके निकालेगा। ये डिपेंड करता है कंटेंट के ऊपर। ऐसा नहीं कि हायर मेंटल ऑर्डर वाले केवल हायर क्लासेस में ही संभव है, वो स्टूडेंट के लेवल तक की रीजनिंग की बात है ना। ऐसा नहीं कि आप छोटी क्लासेस में हायर का मतलब ये नहीं कि हायर क्लासेस वाली बात कर रहे हैं। हायर मेंटल ऑर्डर मतलब उनके कॉम्प्रिहेंशन से, उनके एप्लीकेशन से, उनके एनालिसिस से, सिंथेसिस से, इवेल्युएशन से, इन सारी चीजों से हो सकती है। तो समझ तो छोटे बच्चों की किसी भी दो विषयों पर हो सकती है, जैसे मम्मी पापा की ही समझ कि कौन मम्मी है कौन पापा है, या आपने चित्र में रखा किसी मेल का फीमेल का, फिर अगर उनको लिंग के बारे में जानकारी है तो आप पूछ सकते हैं कि मम्मी कैसी दिखती हैं, पापा कैसे दिखते हैं, है ना। ये डिपेंड करेगा कि बच्चे की कंटेंट आप क्या डिलीवर कर रहे हैं, उसके आधार पे रीजनिंग के क्वेश्चंस हो सकते हैं, छोटी क्लासेस में भी हो सकते हैं। डिपेंड करेगा कि आपका कंटेंट क्या है। यस सर, थैंक यू सर। और कोई? ठीक है, फिर अभी हमने आपसे कहा कि प्रश्न पूछना अपने आप में एक वैल्यू है, रेस्पेक्ट है। क्यों?